पूछ सकता हूँ कि CSR वाली बात समझ आई है? एक भाई बड़ी अजीब अजीब से नजरों से देख रहे हैं। आज वीकेंड है, वीकेंड पे आपकी क्लास के लिए आए हो। मैं तो अब आज तो हम फर्गुसन में होते थे ना, तो वहाँ जब सैटरडे ऑन होता था, 5 डेज अ वीक काम होता था, सैटरडे ऑन होता था तो वो कहते थे आप कैजुअल ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो हम ज़बरदस्ती कैजुअल ड्रेसिंग करते थे कि एक आज़ादी मनाने की कोशिश करें कि आज जो है ना, मतलब वो सैटरडे है तो सैटरडे को अगर फर्म वालों ने बुलाया है तो फिर अब हम जो है ना वो फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनेंगे, टाई नहीं लगाएंगे, वो ड्रेस पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे जी। तो CSR आपने देखा? CSR तो देखा ही नहीं आपने। CSR ठीक है, असल में CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं। CSF हम लोगों ने देखा, कॉर्पोरेट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके बगैर जो है वो सर्वाइवल नहीं है। सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ फैक्टर्स पूरे करने हैं। वो फैक्टर्स पूरे करने के लिए आपके अंदर कुछ सलाहियतें होनी चाहिए। आपने उन सलाहियतों से उन फैक्टर्स में ख़ास जगह तक जाने की कोशिश करनी है। वो ख़ास जगह क्या है? KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आपने सेट किए हुए हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में क्या फ़र्क है? किबला, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर ऑल द फैक्टर्स जिसके अंदर यू मस्ट एक्सेल। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेल? कि हम कहते हैं इस फैक्टर में आपको तूफानी होना चाहिए। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तूफानी? एक बेंचमार्क, एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि यहां तक पहुंचेंगे या इसको क्रॉस करेंगे तो आपने जो परफॉर्म किया है वो तूफानी है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और उसकी डिस्क्रिप्शन जो दी हुई है उसमें कोई सवाल, कोई चीज़ जो नहीं समझ आ रही, कोई चीज़ जो परेशान कर रही है, कोई कंफ्यूजन? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर समझ आ रहे हैं, KPI समझ आ रहे हैं। फिर वो भाई साहब आ गए जॉनसन्स कॉल्स, उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ, आपको नहीं समझ आई, और उन्होंने उसी चीज़ को खींच के बस फैलाया है। वो थोड़े से वो आटे से जो है ना उन्होंने बहुत बड़ी रोटी गूंद दी, जबकि वही सारी बात जो हमें पहले से पता थी उन्होंने दोबारा से बताई। लेकिन चूंकि वो ऑथर है, हमें उनका एहतराम करना होगा। उन्होंने हमें 6 स्टेप्स बताए। क्या था पहला स्टेप? आइडेंटिफाई करें आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। दूसरा क्या था? अपनी कंपेटेंस जो है वो देखें कि वो उसके मुताबिक आपको उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए क्या कंपेटेंस चाहिए। थर्ड स्टेप क्या था? लेवल, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करें कि हमें कहां तक जाना चाहिए, किस तरह से। फिर क्या करें? स्टेप 5 क्या है? एम्फेसिस करें, यानी कि थ्रू आउट आपने अपना फोकस रखना है कि दीज आर सम एरियाज जहां पे मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। आपने 10 चीज़ों में परफॉर्म करना है, लेकिन जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वाली चीज़ें वहां पे तो आपको लाजमी परफॉर्म करना होगा। एंड फाइनली आखिरी स्टेप, देखें आप कितने करीब पहुंचे और जितना गैप है फिर बंदा उसके ऊपर कुछ काम कर रहा होता है। तो जॉनसन्स कॉल्स ने जो 6 स्टेप्स में लिखा है इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो वही बात जैसे मैं आपसे कहता कि अगर जहन में ये खौफ होना कि MFA में शायद हमेशा लॉजिकल सवाल आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एग्जैक्टली ये वाला मॉडल उन्होंने एज इट इज पूछ लिया था कि ज़रा बता दो ये होता क्या है। रट्टे वाला सवाल, सीधा सीधा सवाल। तो ज़रूरी नहीं कि पेपर हमेशा बहुत ओवर टेक्निकल बना हुआ, कुछ सवाल सीधे सीधे से भी होते हैं। देन आप लोगों ने पढ़ा बेंचमार्किंग, एक स्टैंडर्ड जिससे हम अपने आप को मैच करते हैं देखने के लिए कि हम कैसे चल रहे हैं। आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड चाहिए ये जानने के लिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वो कंपेटिटर भी हो सकता है, और वो किसी और इंडस्ट्री का यही वाला सेगमेंट भी हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस की एक जैसे डायनामिक्स हो, लेकिन सम टाइम जो एंटरप्रेन्योर है ना वो थोड़ा सा चाहता है कि ज़रा देखें तो सही क्या हमारे यहाँ भी वो हो सकता है। मैं एक दफ़ा अपने एक सीनियर टीम मेंबर के साथ गाड़ी पे लिबर्टी के पास से गुजर रहा था। ये जो इस साइड पे जहाँ फूल वगैरह की दुकान है ना, वहाँ से मैं मुड़ूँ अंदर गली की तरफ, वो पीछे लाहौर यूनिवर्सिटी की तरफ, तो वहाँ हैं कुछ पराठा रोल वाले। अब हमने गाड़ी मोड़ी और हमारा चलना दोभर हो गया। कुछ 7 बंदे आके गाड़ी को चिपक गए कि जी आप इस तरह से करें, ये हमारा ये पराठा रोल, और वो इस तरह से करके, और वो पीछा कर रहे हैं मुसलसल गाड़ी का, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। उनमें से डर ये लग रहा है कि अभी किसी की टांग टायर के नीचे आ जाएगी, और जनाब वो एक तो ऐसा लग रहा था कि आगे आके खड़ा हो जाएगा कि नहीं जी हमारा रोल ना खाया तो फिर आपने क्या किया। तो जस्ट एज अ पॉइंट
मैं अपने साथ वाले कुलीग से कहा, मैंने कहा यार इस रोल में इनको क्या मिल जाता होगा, ये जो बाहर मार्केटिंग कर रहे हैं, अंदर रोल बनाने वालों की अपनी कॉस्ट है, सारा कुछ है, उनका दुकान का किराया है, सब कुछ है, उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, तो इस बेचारे को कितना दे देते होंगे, ऐसा क्या है कि ये इतना मोटिवेटेड है। तो मैंने उसे मजाक में कहा, मैंने कहा सोचो ये एक बच्चा हो और हमारे फ्रंट ऑफिसर हो, मतलब इनको, मतलब ये अब मैं सोचना चाह रहा था कि इनको ऐसी क्या इतनी बड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि ये उसको चिमड़ गए हैं बंदे को कि नहीं जी आपने रोल तो हमारा ही खाना है। तो जस्ट एक बेंचमार्किंग के तौर पे बंदा कहता है कि जी हम एक ऐसे सेक्टर में बैठे हैं जहाँ कंज्यूमर आता है और हम उसको कन्विंस करते हैं, तो ये लोग भी तो कन्विंस कर रहे हैं, तो इनको ऐसी क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, इनको ऐसा इदारे वाले ने ऐसा क्या लुक्रेटिव पैकेज दिया हुआ है, या इनको ऐसी क्या अट्रैक्शन दे दी है कि ये लोग इस हद तक अपने काम में सिंसियर है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ बेंचमार्किंग। अब जरूरी नहीं कि मैं उनको यहाँ ले आऊँ और यहाँ एक बच्चे के ऊपर जो है 7 बंदे चिमड़ जाएं। पॉइंट वॉस के ये समझना कई दफ़ा ज़रूरी होता है, आप एक डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट में बैठे होते हैं लेकिन आप अपने आप को बेंचमार्क करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इतने जज्बाती हो के क्यों नहीं बच्चों को कन्विंस करते, वो क्यों कन्विंस कर लेते हैं। तो फिर समझ ये आया कि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचनी है और वो तकरीबन सारी दुकानों पे एक जैसी है। अगर सारी दुकानों पे एक जैसी है तो असल उनकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव होगी, जो उनका मार्केटिंग वाला बंदे को घेर के लेके आया। तो जिनकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं होती, डाइवर्सिफाइड होती है, वो अपनी प्रोडक्ट से लोगों को खींचते हैं। बट जानना जरूरी होता है कि और बिजनेस सेगमेंट में यही वाला डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है और आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जी हम अपने कॉलेज की वेबसाइट के बारे में ये सोचें कि अच्छा एयर ब्लू की वेबसाइट पे चीज़ें किस तरह से होती हैं, हालांकि वो बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर है लेकिन डिपार्टमेंट सेम है। तो सेम डिपार्टमेंट में कई दफ़ा बेंचमार्क डिफरेंट इंडस्ट्री को भी कर रहे होते हैं, ये जानने के लिए व्हाट आर द एरियाज जहां हम मजीद एक्सेल कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेंचमार्किंग आपने पढ़ा और बेंचमार्किंग से नीचे 2-3 तरह की बातें पढ़ी कि आपको डाटा कहाँ से मिलता है और उसके बाद उस डाटा के साथ आप क्या कर रहे होते हैं। कोई सवाल बेंचमार्किंग से रिलेटेड? जी सब समझ आ रहा है? तो ये चैप्टर तो मज़ेदार निकला। हम तो सोच रहे थे चैप्टर 7 मज़े का हो गया, तो चैप्टर 8 भी मज़े का निकलाया। कमाल हो गया। आप जैसे सामीन हो तो चीज़ें मज़ेदार हो जाती हैं, आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, हमारा हौसला बढ़ जाता है। जी हमारा MFA, हमारा SPM का पेपर और ये जो ओवरऑल क्वालिफिकेशन MBA है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए चीज़ें एक ही होती हैं, नॉलेज एक सेम चीज़ होता है। अगर मैं बात करूं MFA और SPM तो हमारे तकरीबन 3 ऐसे चैप्टर हैं, 2 चैप्टर 100% रेप्लिका हैं SPM से। ये जो चैप्टर 7 और 8 है ना, ये फाइनल से आया है। तभी आप देखिए कि आपको क्वेश्चन बैंक में इसके इतने सारे सवाल जो है वो SPM या BMS जो पुराना पेपर होता था उसके मिल जाते थे। तो MFA का स्कोप क्या है? वो आपको बनाना चाह रहे हैं एक ऐसा मैनेजर जो जिसके सामने डाटा हो, जिसमें क्वालिटेटिव चीज़ें भी हों और क्वांटिटेटिव भी हों। वी आर मेनली डीलिंग क्वालिटेटिव चीज़ें कि अच्छा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, कस्टमर को कैसे घेरना है, फलाना किस तरह से करना है, एंड कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि अच्छा पास हमारा ये ट्रेंड चल रहा है, अब हम बजट करेंगे कि आगे क्या होगा, अब हम न्यूमेरिकली एनालाइज करेंगे, हम 5 साल पे इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो MFA है ये मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस है, जिसमें एक मैनेजर बैठ के क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एक डिसीजन मेकिंग करता है कि जिसमें देखता है कि हमारी स्ट्रेटेजी भी पूरी हो और हमारा वो वाला मामला भी। जब आप CA फाइनल में जाते हैं तो आप स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, आप समझ रहे हैं कि हम क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। वहाँ समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, उन ऑप्शंस को इंप्लीमेंट कैसे करना है और उन ऑप्शंस को इंप्लीमेंट करते हुए अपने HR पे क्या काम करना है, 3 चैप्टर्स है, अपने IT पे क्या काम करना है, 1 चैप्टर है, अपने ऑपरेशंस पे क्या काम करना है, 1 चैप्टर है, अपनी मार्केटिंग पे क्या काम करना है, 1 चैप्टर है, अपने एथिक्स पे कैसे काम करना है, 3 चैप्टर्स है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझना है, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखना है। तो एक इदारा अपनी स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है ये बता रहा है SPM। वो प्योर बिजनेस का पेपर है, इसमें ये तो बेचारा बड़ा थोड़ा सा बिजनेस है और ज़्यादा फाइनेंशियल वाली साइड है, तो वो प्योर बिजनेस का पेपर है। अब MBA में क्या होता है और उस SPM में क्या नहीं है? SPM का सिलेबस MBA के तकरीबन बराबर है, MBA के कोई 4 सब्जेक्ट जोड़ लें उतना SPM है। MBA में थीम होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट के बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए,
उनके पास एक इतनी मोटी किताब होगी जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर 28 सफ़े का चैप्टर होगा, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको क्या पढ़ाया। जो उनका टीचर है वो आके कहेगा देखो बच्चों प्रोडक्ट ये होती है, इसकी ये डायनामिक्स होते हैं, फलाना फलाना। बच्चे कहेंगे सर वो किताब में पता नहीं क्या क्या लिखा है। वो कहेगा यार किताब छोड़ो, मैंने पेपर लेना है ना, मेरी सुनो। तो बाय द एंड ऑफ लेक्चर शायद वो आपको 7 स्लाइड्स दे और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे कि हाँ भाई ये चीज़ थी, ये 7 स्लाइड्स हैं, इसमें सारा डाटा दिया हुआ है। उन 28 सफ़ों में से शायद उसने 6 सफ़े कवर कराए हों, बट उस इंस्ट्रक्टर को लगता है कि उसने स्टूडेंट्स को जो गाइड करना था वो गाइड कर दिया है। अब ये हवाई बात हो गई, फिर उनसे कहेगा चलो भाई बच्चों आपके पास एक असाइनमेंट है, मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब आप सब लोगों ने 2 सफ़े पे लिख के लेके आना है कि आपके जहन में क्या प्रोडक्ट का आइडिया और उस प्रोडक्ट के आप क्या फीचर सोच रहे हो और आप कैसे बेचेंगे उसे। यहाँ फ़र्क आ जाता है हमारा और उनका, कि वो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे होते हैं और उन्होंने अल्टीमेटली बनना मार्केटर होता है या अल्टीमेटली बनना कुछ उस तरह के डिपार्टमेंट में होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अकाउंटेंट बन रहे हैं और अकाउंटेंट बनते बनते हम साथ साथ कुछ और स्किल्स अपनी पक्की कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो स्किल्स हम इतना टाइम नहीं है कि हम प्रैक्टिकली पक्की कर सकें, तो हम पढ़ते हैं, हम रट्टे मारते हैं, हम थोड़ा सा अपने अल्फाज में लिखते हैं, थोड़े से आवाज़ार होते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमें हरफन मौला बनाने की कोशिश करा ICAP। अगर ये चीज़ें सिरे से किताब में ना हो तो हमने सिर्फ एक थका हुआ बोर सा अकाउंटेंट बन जाना है। जिसको सिर्फ अकाउंटिंग आती है वो सिर्फ नौकरी कर सकता है, उसको बिजनेस चलाना नहीं आता। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो राइट हैंड है सेठ के। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेस हैं ये रन होने के पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन बैक एंड पे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फिर साथ साथ इक्विप किया जा रहा है इन स्किल्स के साथ कि आपको पता हो कि आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है, थ्योरेटिकल एनालिसिस कैसे करना है। तो MBA और हम में फ़र्क ये है कि वो समझने के लिए पढ़ते हैं, हम पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं। वो उतना पढ़ते हैं जितना उनका टीचर पढ़ाता है, हम उतना पढ़ते हैं जितना ICAP हमें कहता है। उनकी असेसमेंट उनका वही टीचर करता है जिससे एक अच्छा ताल्लुक अगर उनका बना हुआ है तो वो थोड़ा बाइस्ड भी हो जाता है। हम ICAP से ताल्लुक नहीं बना सकते, हमें ICAP आउट ऑफ द वे परफॉर्म करके दिखाना है तो हम एक्सेल करेंगे। तो उनके ट्यूशन सेंटर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं, आप छुट्टी करेंगे आपका पेपर नहीं पास होगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ट्यूशन दे सकता हूँ। आधी क्लास एब्सेंट हो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा इमोशनल कर लूँगा, किसको करूँगा, जो आए हुए हैं, जो छुट्टी पे वो तो छुट्टी पे ही हैं, वो तो इमोशनल भी नहीं हुए। मैं वीडियो के थ्रू उनको इमोशनल करूँगा, वो 2 महीने बाद इस वीडियो तक पहुँचेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे ना जो एकेडमिक सेंटर है वो इतना एम्पावर्ड नहीं होता कि वो लोगों को ज़बरदस्ती एक ख़ास स्किल उनके अंदर ऐड करे। तो यहाँ चॉइस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्टूडेंट नहीं सीखना चाह रहा ना, देखें बहुत आसान है, CSF कितना सा लिखा हुआ था, 15 मिनट में सारा पढ़ाया जा सकता था और आप उसको रट्टा मार लेते। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके अंदर से एक आवाज़ आए और आप अपने तौर पे उसको सीखने की समझने की कोशिश करें। अच्छा सिर्फ समझेंगे तो भी शायद पेपर पास ना हो, तो साथ बता दिया कि देखो ICAP ने सीधा सीधा सवाल पूछा था तो याद कर लेंगे तो आपको फायदा है। तो किताब इसलिए दे दी कि आप ICAP के हवाले से तैयार हो जाएं और लेक्चर में बाहर की इधर उधर की बात भी कर दी ताकि आपके अंदर थोड़ी सी एक अवेयरनेस आ जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे चलता है। तो बस ये फ़र्क है कि MBA इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा और हम थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। लेकिन MBA वालों को बेचारों को तजर्बा करने का मौका नहीं मिलता। MBA किया उसके बाद वो नौकरी के लिए इधर उधर घूमेंगे, ढूंढेंगे, फिर एक छोटे लेवल पे नौकरी शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता कैरियर बनेगा। हमारे यहाँ आर्टिकल्स एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस सारे फेस के बाद अपने बचपने को गुजार के आप अब जब थोड़ा सा मैच्योर हुए हैं, आप अचानक से चले जाते हैं एक फर्म में और फर्म को मिलती हैं कोई बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी असाइनमेंट्स। तो आप अपने 3.5 साल के आर्टिकल्स में हो सकता है 17 अलग अलग कंपनियों में जाएं, उनके सिस्टम को देखें। अब यहाँ पे आप में डिपेंड करता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उन 17 कंपनियों में रह के बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आप सिर्फ हर दिन आके फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि आर्टिकल्स मौत के बराबर है, इससे बेहतर मौत थी, और जो है ये देते ही क्या है, इतने से पैसे, और जो है जब आप उसको नौकरी समझना शुरू कर देते हैं तो वो फिर जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, दिल ही नहीं करता, फिर हर दिन आप मरते हैं और हर दिन घुट घुट के जी रहे होते हैं। आपके वालिदैन को चेहरे पर वज़ारी नज़र आ रही होती है, आपके इर्द गिर्द के दोस्त आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी घसीट रहे होते हैं। और एक ऐसा बंदा होता है जिसने सोचा होता है कि यार मैं ना 5-6 साल बाद अपना कारोबार करूँगा। वो किसी भी बिज़नेस में आता है, वो बड़ा खुश होता है कि यार मैं इसको सीखूँगा। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था बिज़नेस करने का, मैं मतलब पढ़ाने का शौक़ था और सारा कुछ है, तो मेरे जहन में कभी भी बिज़नेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग को लेके उतना अच्छा वो नहीं हुआ।
कुछ ईयर्स पहले मैं सोच रहा था कि कागज़ इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे कागज़ की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और हमारी किताबों का बहुत बड़ा वॉल्यूम था। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि अगर मैं एक कंटेनर मंगवाऊँ तो 2 महीने का मेरा वो जो किताबों का डाटा वो एक कंटेनर ऑफ कागज़ से पूरा होता है। तो रादर देन मैं यहाँ से वो सारा काम करूँ, मैं कंटेनर ही मंगवा लिया करूँ। बट एट दैट टाइम पोर्ट पे से कागज़ किस तरह से आएगा, उसकी क्लियरेंस कैसे होगी, कौन से मुल्क से किस तरह से रब्ता होगा, उसकी पेमेंट किस तरह से होगी, ये सारी वो चीज़ें जिसमें लोगों से मुझे पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मैं 2009 के आसपास, 2008 या 9, 8 था शायद, तो एक बैंक के ऑडिट पे गया था, जो बैंक था बदामी बाग में। और बदामी बाग में लोहे के बहुत ज़्यादा बिजनेसेस थे और वो एलसीयाँ ओपन करवाते थे और बाहर से माल मंगवाते थे और 600-600 मिलियन का माल मंगवाते थे। तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि मैंने कोई 15 तरह के डॉक्यूमेंट्स देखे थे कि इंपोर्ट के कौन से होते हैं और सिर्फ उस पर टिक लगाए थे, क्योंकि मैं अपने ऑडिट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था और मैं शौक से नहीं देख रहा था। अगर उस टाइम पे मेरा बिजनेस माइंड होता तो मैंने उस टाइम पे वो प्रोसेस ऐसा समझा होता कि आज मैं परेशान ना होता और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता, और शायद मेरे पास 2-3 ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी होते जिनको मैं रब्ता करता, उनको याद कराता कि उस वक्त आपसे मुलाकात हुई थी ऐसे 3-4 साल पहले और अब मैं ऐसे इस तरह से करना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं क्या करना है। तो मैंने उस आर्टिकल्स में से वो वाला पहलू नहीं लिया जिसका मुझे आज एहसास होता है, क्योंकि मेरा उस टाइम पे ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि मैंने शायद कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ में, मैं सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे था कि ठीक है टीचर हूँ, टीचर बन के रहूँगा, बट टीचर बन के रहने के अंदर भी आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो करनी पड़ती हैं। तो बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर आर्टिकल्स के अंदर एक बंदा मौजूद है और उसको पहले से पता है कि मुझे आगे चल के बिजनेस करना है या मैंने कहीं पे भी जाना है, और वो आंखें खोल के देखता है कि यार ये लोग परचेस कैसे करते हैं, ये डिस्काउंट कैसे लेते हैं, इनके सप्लायर से माल इन तक ये इस रूट से क्यों आता है, फलाना रूट से क्यों नहीं आता, ये प्रोडक्शन करते हुए बीच में गैप क्यों देते हैं, ये अपने बजट को पूरा ना करने पे ज़्यादा दुखी क्यों नहीं हो पाते, ये अपनी प्राइस कम करते हैं तो फिर ये कौन सी जगह से अपनी चीज़ों को रिकवर करते हैं। तो आर्टिकल्स में आप फ्री में ये सारा काम सीखेंगे फर्म के खर्चे से। फर्म को असाइनमेंट मिली होगी, फर्म वाले वहाँ जाके काम करेंगे, एक टीम होगी जिसमें आप जूनियर, सेमी सीनियर या सीनियर होंगे और आप एक पार्ट ऑफ टीम होंगे जो कि एक एंटिटी के प्रोसेस को देख रहे हैं, हर प्रोसेस में सीख रहे हैं। यहाँ डिफरेंस आएगा। जो सिर्फ ऑडिट करने के लिए कर रहा होगा, टिक लगाने के लिए कर रहा होगा और अपनी ज़िंदगी के 3.5 साल गुजारने के लिए कर रहा होगा, वो आगे जाके भी एक बोर्ड सा अकाउंटेंट बन जाएगा। और जो उस वक्त आंखें खोल के देख रहा होगा दुनिया चलती कैसे है, तो शायद वो आर्टिकल्स के बाद अपना काम धंधा शुरू कर ले। तो ये बड़ी मज़े की अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतने सारे बिजनेसेस की इनसाइट मिल जाती है जो कि नॉर्मल एक इंसान को नहीं है। एक जिस बंदे ने बिजनेस शुरू करना है उस बेचारे ने बस किताबों में ही पढ़ना है, ये टकरे मारनी और 10-12 साल बाद सीखना है कि ये प्रोसेस यूं कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। तो हमें सीखे सिखाए इदारों को समझने का मौका मिल जाता है। तो सिर्फ फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, अंदर के इंसान, अंदर का इंसान मोटिवेटेड है वो सीखेगा, अंदर का इंसान मरा हुआ है वो कुछ नहीं सीखेगा, वो सिर्फ गूगल पे जाके लिखेगा कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे ख़त्म कर देगी, अनफॉर्चुनेटली। जी, ये सारी चीज़ों के साथ साथ पेपर मेंटेन करना बहुत इशू है। क्या फेसबुक के साथ नहीं मेंटेन होता, क्या व्हाट्सएप के साथ नहीं होता? वाई वी थिंक कि फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट ये हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करना, अपनी स्किल्स पे काम करना, उससे मेरा पेपर फेल हो जाएगा। मतलब वही वाली बात है कि हम हमेशा जो है ना कंपैरिजन बड़ा गलत कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ी गलत निकाल रहे होते हैं। हम कहते हैं जी वो फलाना बंदे ने जो है वो नातिया महफिल कराई, उस पर इतने लाख रुपए लगाए, वो 15 बच्चियों की शादी करा देता। तो अच्छा, तो जो नहीं करा रहे वो करा रहे हैं 15 बच्चियों की शादियाँ, और शायद वो बंदा 15 बच्चियों की शादियाँ भी करवा रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है, हम एक एक्टिविटी देखते हैं और बिला वजह कहते हैं कि ये एक्टिविटी हमारी सारी चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये नहीं देखते कि हम उसके अलावा कितना कुछ गलत कर रहे हैं। वो नातिया महफिल सबको नज़र आ रही है, वो जो उसने 40 लाख की गाड़ी खरीदी होगी वो नज़र नहीं आएगी किसी को, कि वो गाड़ी मत खरीदता वहाँ शादी करा देता। तो लेते कि अटैक किस पे होगा, नातिया महफिल क्यों कराई, मजलिस क्यों कराई, इज्तिमा क्यों करवाया, ये एक्टिविटी क्यों की, हमद के लिए लोगों को क्यों बुलाया, क्यों? अच्छा लगता है कि एक काम हो रहा है तो हम उसके ऊपर एतराज़ करें। तो जैसे ही आप स्किल की बात करेंगे तो हर कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो पेपर मर जाएगा, तुम पास नहीं कर सकोगे। कोई ये नहीं कहेगा कि फेसबुक यूज़ करोगे तुम्हारा पेपर ख़राब हो जाएगा, व्हाट्सएप तुम्हें तबाह कर देगा, स्नैपचैट तुम्हारा दुश्मन है। तो सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि इफ़ यू आर इवॉल्विंग योर सेल्फ, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
और अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को डेवलप करना इज अ गुड थिंग। आप दिन में एक पोर्शन मुख्तस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एक आर हो जिस एक आर में आप गूगल पे जाएं और सिर्फ सर्चें किया करें, ये काम कैसे होता है, चेयर कैसे मैन्युफैक्चर होती है, वुड कहाँ कहाँ से ली जा सकती है, वुड से चेयर बनाने के प्रोसेस में कितनी चीज़ इन्वॉल्व है, जस्ट मतलब वन ऑफ द थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करना शुरू कर दें जी इंपोर्ट कैसे होती है, पंखे कैसे इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इंपोर्ट में कौन कौन सी जगह क्लियरेंस करनी पड़ती है, इंपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, वो 1 घंटे में आप एक टॉपिक पकड़ेंगे उस दिन का और कुछ नई चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में ले आएंगे। ये चीज़ें जो है ना, पढ़ाई दिमाग से उड़ जाती है, स्किल्स नहीं दिमाग से उड़ती। जो चीज़ शौक से समझी होती है ना, वो दिल में जाके बैठ जाती है, और जो इसलिए समझी होती है कि पेपर पास करना है, वो पेपर के साथ ही गायब भी हो जाती है। तो टाइम निकाला जा सकता है, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मुझे इस पेपर में तो बड़ा थोड़ा सा मौका मिला है, पहले BMBS होता था तो मैं बड़ा एंजॉय करता था कि एक पेपर के नाम पे मैं स्किल्स पे काम कर सकता था। फाइनल में SPM के पेपर में हम आधा टाइम जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग पे काम करते हैं और आधा टाइम पढ़ रहे होते हैं। तो इस पेपर के बहाने से मैं कोशिश करूँगा, मैं नॉर्मली मानता हूँ कि इस क्लास के एंड पे मिनिमम आउटकम जो है ना, हमारे KPIs में सबसे थका हुआ KPI ये है कि आपका पेपर पास हो जाए। ये सबसे लोएस्ट KPI है मेरा KPI ये है कि ये क्लास ख़त्म हो तो आप सबके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बना हुआ हो। और ये मैं डायलॉग नहीं मार रहा, बाहर मेरे विजन में ये चीज़ लिखी हुई है कि मुझे एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डेवलप करना है। आप लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर जगाना है, आप लोगों के अंदर बिजनेस करने की कैपेबिलिटी है। नौकरी वाला बंदा मर रहा है, तबाह हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ती है ना, नौकरी वाला बंदा रोता रहता है सिर्फ। तो मैं ये नहीं कह रहा नौकरी मत करें, लेकिन नौकरी करके आप उस वक्त का अपना लिवलीहुड कवर करें और साथ साथ कुछ बिजनेस डेवलप करें, साथ का कुछ सोचें कि क्या हो सकता है। और आप लोगों को तो इतने बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं। ये इसी बरकत मार्केट में आप एक पराठे की दुकान को ही सोच लें तो वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर कमा रहे होंगे, बस क्योंकि आपको शर्म आती है कि हम पराठे का काम करेंगे। हम वो स्टूडेंट जिन्होंने जाके किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 17वें लेवल पे काम करना है, हम जाके पराठे के बिजनेस के ओनर बन जाएं, क्या बात कर दी। शर्माते रहेंगे, और जो नहीं शर्मा रहे वो आके पराठे का काम करेंगे, उससे करोड़ों रुपए बनाएंगे, और हम बैठ के ये सोचते रहेंगे कि यार क्या मैं छोटा काम करूंगा, मैं तो बड़ा काम करूंगा, बड़े से इदारे में छोटी सी पोजीशन पे जाके बैठ जाऊंगा। तो अपने अंदर से एंटरप्रेन्योर निकालना है। ऐसे ही अक्सर स्टार्टअप इस तरह से करते हैं कि चीज़ें डेवलप करते हैं, सारा कुछ है, और एक खास टाइम पे जब वो प्रॉफिटेबल नजर आ रहा होता है, उसके अच्छे प्रॉफिट्स पोर्ट्रे करके इन्वेस्टर से बड़ा सारा पैसा पकड़ के उसे बिजनेस दी और निकल गए। आप देखें करीम ने पाकिस्तान में अच्छा खासा एक सेटअप बनाया सारा कुछ करके, और इतनी महंगी अमाउंट पे बेच के और निकल गए। और अब जो खरीदने वाले वो कह रहे हैं कि क्या हुई है हमारे साथ। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ देखिए, मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि आपने पेपर पे फोकस नहीं करना। आप वही बात है कि वही मैंने इसलिए एग्जांपल दी थी, थोड़ी मजहबी थी, थोड़ी सी शायद हिट करती हुई थी, लेकिन नातिया महफिल कराने का ये मतलब नहीं है कि बंदा वो बच्चियों की शादियां नहीं करा रहा है, यतीम बच्चियों की। हम अटैच कर लेते हैं कि ठीक है जी, जो अपने ऊपर फोकस कर रहा होगा वो शायद पेपर पे फोकस ना कर रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर पे उतना ही फोकस करना है, आपने वो टाइम कहाँ से निकालना है, वो जो फजूल एक्टिविटीज है उसमें से। किसी दिन अपना फेसबुक ओपन करके उसमें सेटिंग में जाके ऑप्शन होती है सी योर टाइम की, वो आपको बताता है कि औसतन एक दिन आप कितनी देर इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम को देखिएगा और फिर सोचिएगा कि क्या उतना टाइम किसी दिन पढ़ा भी है। तो वो फेसबुक यूज करते हुए ये बात जहन में नहीं आई। एक टीचर कह रहे हैं यार एंटरप्रेन्योरल माइंड से सोचो, थोड़ा सा स्किल्स को सोचो। नहीं सर, वो तो हमें सबने कहा है कि पेपर पास करने होते हैं। तो भाई टाइम पेपर की तैयारी में से नहीं निकालना, टाइम उस फजूल एक्टिविटी में से निकालना है। बिल्कुल ठीक है जी, असल में चलते फिरते 2 सेकंड नहीं ना होता। अगर चलते फिरते 2 सेकंड है तो पूरे दिन में मुश्किल से कोई 143 सेकंड होगा। आप एक दफ़ा देखिएगा, उसको डिवाइड कीजिएगा नंबर ऑफ सेकंड्स पे, या उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 से, जितने भी मिनट्स आ रहे हैं सेकंड्स आ जाएंगे। फिर उसको अपने ये 2-3 सेकंड के इंटरवल पे डिवाइड कीजिएगा तो दिन में 1312 इंटरवल्स निकलेंगे 2 से 3 सेकंड के।
मज़े की बात है, मुझे एक फीचर बड़ा अच्छा लगा, ये जो फेसबुक बताता है आपने कितना टाइम यूज़ किया है, वो बताते हैं आपने इस ऐप पे कितनी दफ़ा क्लिक किया है, और शायद ही आप में से किसी का 100 से कम टाइम नज़र आए। 100 दफ़ा मोबाइल पकड़ा जाए, 100 दफ़ा उस पर क्लिक होगा ऐप पे, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, और स्किल पे टाइम लगाना वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने तो पढ़ना है, और जब पढ़ना होता है तो उस वक्त बैठ के यही सोचते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस ना कर ले। तो भाई बन जाए, अपने आप को एलिजिबल कर ले। एलिजिबल भी नहीं करना, डरना भी है, तो कहते हैं ना पास कर या बर्दाश्त कर, तो ये फिर बर्दाश्त करते रहे, ठीक है आहिस्ता आहिस्ता एआई आप सबको रिप्लेस कर देगा, ओके वी आर फाइन एनफ, ये ठीक है, हमने सर्वाइव करना है, हमने आगे बढ़ना है। आखिरी बात करते हैं, फिर पढ़ाई की तरफ चलते हैं। जी, इन्होंने कहा ऑडिट में क्लाइंट डाटा नहीं दे रहा होता, उतनी देर में पढ़ाई कर लेता है। आपको दुखी स्टोरी सब बताएंगे, अच्छी स्टोरी कोई नहीं बताएगा। कल ही मैं क्लास में, शायद पता नहीं इस क्लास में बता रहा था या कहीं और, कि एक स्टूडेंट ने कहीं इंटरनेट पे लिखा कि जी ये तो बड़े जालिम लोग हैं, ये तो पैसे जो है वो पता इस क्लास में, इसी क्लास में जिक्र हो रहा था। मज़े की बात है कि कल शाम मुझे पता लगा कि उस बच्चे को जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि उसका तो इशू 3-4 घंटे पहले रिजॉल्व हो गया था, उसने शायद देखा नहीं था या मैसेज वगैरह नहीं पढ़ा था या क्या था, तो उसने एक पोस्ट की उसी जगह पे कि जी मेरे से गलती हुई थी, वो वाकई इस तरह से नहीं था। तो उसने बस उसकी स्क्रीनशॉट लेके के भेजा था कि शायद 3-4 घंटे से उसने ये पोस्ट की हुई है, ये अप्रूव कोई नहीं कर रहा। यानी वो पोस्ट तो अप्रूव हो गई थी कि उसने कहा था कितने जालिम हैं ये कॉलेज वाले, और जब वो कह रहे हैं कि मैं माजरत खाऊं, मैंने गलती से ऐसा कह दिया था, मेरा इशू तो रिजॉल्व हुआ था, तो ये पोस्ट अप्रूव ही नहीं हो रही। तो होता क्या है, हमें खबर क्या नजर आती है, नेगेटिव। कतई नजर सियासी इख्तलाफ के, मीडिया ये बताएगा कि आटे की लाइन में लगने वाले 2 बंदे मर गए, वो ये नहीं बताएंगे कि 1 महीने में 10 लाख लोगों को फ्री आटा मिला। अच्छी खबर नहीं बताता, अच्छी खबर सनसनीखेज नहीं होती, बुरी खबर सनसनीखेज होती है। तो ऐसे में जो आपको बताया जाता है, जो मतलब सीए फाइनल के स्टूडेंट रोते हुए कहते हैं कि जी मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया बर्बाद होते हुए पोस्टें नजर आएंगी, खुश होता है वो पोस्ट ही नहीं करता। आई कैन काउंट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आर्टिकल शुरू करने के 4-5 महीने तक जिनको पहला टास्क असाइन नहीं हुआ होता। अक्सर फर्म्स कह देती हैं घर बैठो, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे जब आपके लिए असाइनमेंट आएगी। 3-3, 4-4 महीने वो घर बैठा रहता है, वो फिल्में देख रहा होता है, वो सीजन्स देख रहा होता है, लेकिन पढ़ना उसने उस वक्त होता है जब साल में कोई 3 दिन रात 12 के बाद उसे बैठना पड़ा होता है। उस वक्त फेसबुक पे लिख रहा होता है कि बंदा लेट सेटिंग करे या पढ़ाई करे। हम बहैसियत को हम नेगेटिव हो चुके हैं। टाइम होता है, हमेशा टाइम होता है, आर्टिकल्स के स्टूडेंट के पास भी टाइम होता है, हर वक्त टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त धड़ाधड़ काम हो रहा है। भाई ने जैसे कहा कि आप डाटा मांगते हैं तो डाटा मिलने में भी टाइम होता है। यस, कई दफ़ा आपने डाटा मांगा हुआ, आपको 2-3 बार डाटा देते हैं और 2-3 दिन तक प्रैक्टिकली आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता करने को, उस वक्त पढ़ाई भी हो सकती है। अब सीए फाइनल तो चलता ही ऑनलाइन पे, अब सीए फाइनल में लोग फिजिकली ना होने के बराबर आते हैं, वो चलता ही ऑनलाइन है, तो वो क्लाइंट्स पे बैठ के भी लोग पढ़ रहे होते हैं, किताबें सॉफ्ट में ओपन की हुई होती हैं, कुछ और चीज़ें देख रहे होते हैं प्रैक्टिकली अपने आप को, तो वो कर सकते हैं। तो आपको दुखी केस ज़्यादा मिलेंगे, सुखी केस कम मिलेंगे। इंसान को रोना अच्छा लगता है, दुख शेयर करना अच्छा लगता है, गमगीन गज़लें शेयर करना अच्छा लगता है, अच्छी गज़लें शेयर करना अच्छा नहीं लगता। फितरतन इंसान ना हमदर्दी पसंद करता है, उसका दिल करता है कि लोग आगे मुझे कहें नहीं यार तेरे साथ बड़ी बुरी हुई है। तो लोग अपनी अच्छाइयाँ या ज़िंदगी में जब वो खुश होते हैं तो वो बड़ा कम ही शेयर करते हैं। सिर्फ शेयर तब करते हैं जब उन्होंने किसी और को जलाना हो कि मेरे पास ज़्यादा अच्छी वाली गाड़ी आ गई है, वरना लोग खुशियाँ शेयर नहीं करते। अब पढ़ाई की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले इस क्लास का वन ऑफ द आउटकम ये है, लेकिन जो मिनिमम आउटकम है वो पेपर पास करना भी ज़रूरी है। CSF KPIs बेंचमार्क समझ आ गए और उससे रिलेटेड हमने सवाल पूछे, और सवाल पूछते पूछते हम एक और डायमेंशन में भी चले गए थे, लेकिन वो भी ज़रूरी डायमेंशन है। इधर आते हैं, वैल्यू पे बात करनी है आज हमने। वैल्यू, वैल्यू कैसे जनरेट होती है, वैल्यू कहते कैसे हैं? हम कहते हैं कि ये चीज़ में बड़ी वैल्यू है, इस चीज़ में इतनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू रुपए को कहते हैं, वैल्यू वर्थ को कहते हैं। एक चीज़ की वर्थ कितनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, दोस्तों का एकदम से पिज़्ज़ा खाने का मूड बना,
और उन्होंने कहा यार एक नया रेस्टोरेंट खुला है हमारे इलाके में, उधर चलते हैं। अब रेस्टोरेंट के अंदर जाने तक वो सोच रहे हैं यार नया रेस्टोरेंट है, पता नहीं कैसा होगा, चलो जाके बैठ के देखते हैं, कभी ना कभी तो तजर्बा करना है, आज तजर्बा करते हैं। तो वो जाके वो कहते हैं जी हमें लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, ये फ्लेवर और इस तरह से। अब वो बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और उन्होंने बिल वो नहीं देखा, मेन्यू नहीं देखा, ये नहीं, उन्होंने जस्ट जाके कहा कि हमें जी चिकन फजीता चाहिए, इस तरह का हो और लार्ज हो, इस तरह से। अब बैठे बातें कर रहे हैं कि अचानक पिज़्ज़ा उनके सामने आता है। तो जो ब्रांडेड जगह पे वो पिज़्ज़ा खाने जाते थे वहाँ लार्ज का जो साइज़ था, यहाँ लार्ज का साइज़ उससे बड़ा था। अब होता है लार्ज पिज़्ज़े के डायमेंशन में भी फ़र्क है कंपनी टू कंपनी। तो इनको पहले तो वो बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा नज़र आया, बड़े हैप्पी हो गए। अच्छी मोटी बेस थी, ऊपर ज़बरदस्त टॉपिंग डली हुई थी। अब आप के रोज़े ख़राब ना हो, ठीक है, पता नहीं आपका रोज़ा कितना को मजबूत है। तो अच्छी टॉपिंग डली हुई थी, अच्छी चीज़ और सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह बड़े पूरे थे। आपने जनाब पहला पीस काटा, जब ऐसे किया तो चीज़ की लाइनें जो है वो पिज़्ज़े से लेके आपके हाथ तक हवा में मुअल्लक हुई हुई हैं और आपको ना देखते साथ ही एक बड़ा ही मुतासिर कुन फील आई है। उसको ऐसे करके ना आप रोज़ा पूरा ख़राब करते हैं ना, उसको ऐसे करके आपने मुंह के अंदर रखा, वो अंदर तक एक तरावट सी उतरती चली गई। और आपने चूंकि रमज़ान में आप वहाँ गए थे अफ्तारी के बाद, तो आपने जामे शीनी भी साथ मंगवाया हुआ था, उसके साथ आपने जामे शीनी पकड़ा और घटाघट जो है ना वो गर्दन के अंदर जो है वो ठंडक गुजारता हुआ, अब ना मतलब पीक पे रोज़ा महसूस होना चाहिए, तो ठंडक गुजारता हुआ वो अंदर तक पेट में गया। कहने का मतलब है कि आपने पिज़्ज़ा खाया, सुपर डिलीशियस। वो सारे दोस्तों ने मिलके पिज़्ज़ा खाया, दैट वाज सफिशिएंट। और उन्हें लग रहा था कि हम पहले लार्ज पिज़्ज़ा मंगवा लें, फिर बाहर जाके कोई चिप्स वगैरह भी खा लेंगे क्योंकि पेट तो भरता नहीं। उन सब का पेट भी भर गया, जायका भी बड़ा ज़बरदस्त था। अब बैठे सोच रहे यार पैसे तो पूछे ही नहीं थे हमने, हमें तो लग रहा था कि ठीक है दरमियाना सा कोई होगा, मुनासिब से पैसे होंगे, ये तो क्या चीज़ दे दी है इन्होंने। अब एक दूसरे से पूछ रहे यार तुम्हें क्या लगता है कितने का होगा? उसने कहा ये 1500 से कम नहीं लग रहा। साथ वाले से कहते नहीं यार नई दुकान है, शायद 1200 तक का हो। अब ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी नज़र में उस पिज़्ज़े की उस सारी सिचुएशन के हिसाब से एक वर्थ आ रही है। उनसे पूछा हाँ जी हमारा बिल कितना बना? उन्होंने कहा 800 रुपये। जगह कौन सी है? बेचारे बहुत सारे ना लोकल ब्रांड्स बड़ी एफर्ट कर रहे होते हैं और बड़ी अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, क्वालिटी भी बड़ी बेहतर होती है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा ब्रांडेड की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं समटाइम्स। 800 रुपये का वो पिज़्ज़ा था, जबकि आपके जहन में उसकी वर्थ थी 1500 या 1200 फॉर एग्जाम्पल। तो ये 800 रुपये सुनते साथ ही आपने जो है वो उस बंदे की तरफ देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा यार तू इबादत कर रहा है, तू बेच नहीं रहा, तू बिजनेस नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता जब आप कहते हैं कि सर हमने एडमिशन कराया तो हमने कहा ये इबादत कर रहे हैं, मतलब 14,000 रुपये में मतलब 2-3 चीज़ें बेच गए और मतलब क्या लोग हैं ये। तो खैर एक वैल्यू होती है ना, अच्छा मुझे फिजिकल क्लास मिलेगी, मुझे साथ उसकी ऑनलाइन क्लास मिलेगी, चलो ऑनलाइन बाकियों की ज़रा ज़्यादा लाइटें होती हैं, इनकी लाइटें थोड़ी सी कम होंगी, तो उसके साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो जहन में इमेज बन जाता है कि ये 40-1,000 पे ये कोर्स जस्टिफाइड है। पता लगा जनाब 20,000 का और उसमें अगर जल्दी आ गया तो 14,000 में मिल गया। तो खैर उसकी वर्थ आपके जहन में क्या आई और उसकी असल में कॉस्ट क्या थी? तो टेक्निकली आप कहेंगे कि मुझे एडिशनल ये वैल्यू मिली है वो पिज़्ज़ा खा के। अगर वही लोग इस वक्त 1600 का पिज़्ज़ा कहते ना तो थोड़ा सा आप कहते कि हाँ समहाउ जस्टिफाइड, थोड़ा महंगा है, अगली दफ़ा वहाँ ना जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग ने जितनी वैल्यू प्रपोजिशन आपको दी थी उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा निकली। और जब आपका दिमाग आपको वैल्यू प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा देता है और कॉस्ट कम निकलता है, तो ये जो गैप है आप कहते हैं ये वैल्यू जनरेट हुई है, ये मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू मिली है यहाँ आके, मैंने खर्चा किया है और मुझे मिला क्या है, मैंने जो खर्चा है और मुझे जो मिला है उसके दरमियान जो गैप है वो वैल्यू है, वो वैल्यू है जो जनरेट हुई है। तो टेक्निकली आप इस पिज़्ज़ा का 800 इन्होंने कहा, लेकिन कहाँ तक आपका दिल मानता था कि आप पैसे दे देते? 1000, 1200, चलो आपने कहा 1200 वर्थ है, लेकिन यार अगर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए ना तो क्या ही बात है। तो 1000 में तो आप सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ही लोग वही चीज़ जो 800 रुपये की है खुद खुशी से 200 रुपये इजाफी देने के लिए तैयार थे। इसका मतलब है कि कस्टमर फिर असल में पैसे किस चीज़ के देता है?
वैल्यू के। उसको एक चीज में जो वैल्यू मिलती है ना, वो उसके पैसे देता है, और वो वैल्यू अगर उसे अच्छी मिल रही है तो वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होता है। आपको एक खास किस्म का फीचर चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल लेने जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 12 GB रैम चाहिए, ये आपकी मेन कंसर्न है, तो ऐसे में बाकी सारे स्पेक्स जितने मर्जी ऊपर नीचे हो, अगर 12 GB नहीं है तो आप उसके अच्छे पैसे नहीं देना चाहते। और अचानक से एक मोबाइल बाकियों से 10,000 महंगा होता है, फीचर्स बाकियों वाले होते हैं, लेकिन रैम 12 GB होती है, आप उस पर वो इजाफी 10,000 रुपये दे देते हैं, क्योंकि आपको वो वैल्यू मिल रही होती है जो आपको चाहिए होती है। तो अब कस्टमर को सोचते हैं कि कस्टमर क्यों पैसे देता है, फिर अपने आप को देखेंगे कि हम कस्टमर को वो चीज़ कैसे दें। कस्टमर जिस चीज़ के पैसे देता है वो वैल्यू होती है। कस्टमर को अगर वैल्यू नहीं मिली तो क्या है, खा के चला जाएगा पिज़्ज़ा, यही 2000 का पिज़्ज़ा होता, खा के चला जाता, कहता वर्थ इट नहीं था, पैसे पूरे नहीं हुए, वैल्यू फॉर मनी नहीं था। ये लोग जुमले आपने अक्सर सुने होंगे। तो वैल्यू समझ आ रहा है कि वैल्यू इज किसी भी चीज में आपको एडिशनल जो बेनिफिट ओवर द कॉस्ट नजर आ रहा है। अब ये वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, किसी को जायका अच्छा लगता है, किसी को वहाँ एसी अच्छा नहीं चल रहा होगा तो वो कहेगा वैल्यू नहीं है। तो वही कस्टमर क्या चाहता है, हमें ये देखना है, और फिर हमने देखना है कि उसको वैल्यू कहाँ से मिलती है, और वो वैल्यू हमने उसको ला के दे देनी है। अगर हमने प्रोडक्ट या सर्विस में उसको वैल्यू दे दी ना, तो बहुत सारे मसले खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे 40,000 रुपये लेते और हमारी ये लाइट अचानक से बंद हो जाती, तो आप लोगों ने सर फाड़ देना था हमारा कि भाई तुम कितने पैसे ले रहे हो और क्या दे रहे हो। अब ऐसे में जब आपने अमाउंट कम दी होती है तो समहाउ थोड़ा सा आप दिल बना लेते हैं कि हल्का फुल्का थोड़ी बहुत गुंजाइश हमें रखनी होगी। ये इतने कम पैसों में अगर कोशिश कर रहे हैं तो बेचारे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इनका जो है ना वो गैप रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जब पैसे देते हैं आप वैल्यू के पैसे देते हैं, और जब आपको वो वैल्यू नहीं मिलती आप कहते हैं ये चीज़ महंगी थी, और जब आपको वो चीज़ वैल्यू मिल जाती है आप कहते हैं ये चीज़ सस्ती थी। वैल्यू समझ आई है? पीछे से भाई का एक सवाल। जी, अगर ये अमाउंट नेगेटिव में हो तो हम कहेंगे कि वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू जनरेट हुई है, यानी कि उसमें से वैल्यू मिली नहीं है, आपका नुकसान हो गया है, तो आप ये बाइंग दोबारा रिपीट करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब हर बंदे को ना अपना अपना एक वो परसेप्शन होती है वैल्यू ड्राइव होने की। जिस वक्त ये नॉच डिस्प्ले वगैरह और इस तरह की चीज़ें चल पड़ी तो लैपटॉप सारे इस तरह से आना शुरू हो गए। मैं वर्ड और एक्सेल पे ज़्यादा काम करता था, वर्ड पे बहुत ज़्यादा किताबों के लिए, तो मुझे चाहिए होती थी ज़रा हाइट वाली स्क्रीन। हाइट वाली स्क्रीनें आना बंद हो गई। तो उस टाइम पे जेन्युइनली मैं मलेशिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा हुआ था, मतलब वो चीज़ लेने के नहीं पहुंचा था, मैं वैसे वहाँ पे था। तो उधर डेल की डिस्ट्रीब्यूशन में मैं पहुंच गया था, और वहाँ में उन्होंने कहा था कि जी मुझे यही सारे स्पेक्स, यही लैपटॉप, बस मुझे ऊंची स्क्रीन वाला चाहिए। उन्होंने कहा जी पब्लिक इस वक्त इस डिस्प्ले पे चल रही है 69 वाले, और मैं उनसे ज़रा डिफरेंट डिस्प्ले साइज़ की बात कर रहा था। तो वो उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको आपकी फरमाइश पे बना के दे देंगे, लाख रुपये इजाफी लेंगे। पाकिस्तानी लाख रुपये के आसपास बन रहे थे, और आई वॉज रेडी टू पे दैट। वो 1.5 लाख का लैपटॉप वैसे था, लेकिन उस समय 2.5 लाख का हो जाना था। तो मेरे लिए वो वैल्यू थी। हर दिन जब मैंने किताब पे काम करना था और ऊंची स्क्रीन पे मेरी आंखें नहीं दुखनी थी और मैंने बार बार जूम करके नहीं देखना था और एक किताब को इस तरह से फैला के उसकी हाइट के मुताबिक काम कर रहा हूँगा, तो मुझे वैल्यू मिल जानी थी। तो ये कस्टमर होता है, उसकी अपने अपने ख्वाहिशात होती हैं, अपनी अपनी सोच होती है। वो एक ख़ास फीचर को वर्थ करता है बहुत ज़्यादा, वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार भी होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि वैल्यू किस किस चीज़ से आती है, समझना ज़रूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है, और फिर जानना ज़रूरी है कि हम वो वैल्यू कैसे क्रिएट करके दे सकते हैं। डन? क्या वैल्यू से रिलेटेड बात समझ आ रही है? एक छोटी सी एग्जांपल किताब में नहीं थी, जस्ट समझाने के लिए आपको जो है ना एक डायग्राम सी बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, वुड 200 रुपये की 4 kg मिल जाती है। से एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें किसी जगह, किसी इलाके या किसी शहर में 200 रुपये दें तो 4 किलो लकड़ी मिल जाती है। आपने वो 200 रुपये दे के वो लकड़ी खरीदी। अब आप एक बिजनेसमैन है, यही लकड़ी आप किसी को 300 की बेचेंगे, वो कहेगा वजह वो चीज़ जो 200 की मिल जाती है तो मुझे 300 की क्यों दे रहे हो, मैं क्यों इजाफी 100 रुपया भरूँ? वो नहीं देगा आपको। आप वो वुड उठा के किसी और शहर में ले गए, आपने बल्क में परचेज की, आपको पर केजी शायद 20 रुपये उसकी ट्रैवलिंग पे लगा। उस शहर में वुड नहीं मिलती थी,
जो उस शहर में वुड बड़ी महंगी थी, आपने वहाँ जाके कहा मेरे पास जी चिनियोड की वुड है और ये ले जी आप मेरे से ले लें 300 रुपये में, लोग खुश हो के 300 रुपये देंगे। आपकी बाइंग कॉस्ट क्या है? 200। आपने उसके ऊपर ओवरहेड्स कितने लगाए? 20 रुपये के। लेकिन आप 300 रुपये मांग सकते हैं क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट कर दी। जिस शहर में लकड़ी अवेलेबल थी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी कि एक बंदा कह रहा है यार लकड़ी ले लो, और ले भी लो तो वो उसको एक्स्ट्रा वर्थ नहीं काउंट करते, वो उतना देंगे जितना उसका मार्केट रेट है। लेकिन दूसरे शहर के लोगों के लिए उस वुड में वैल्यू है, उनको उठ के दूसरे शहर जाना पड़ता, बाइंग करनी पड़ती और वापस लेके आना पड़ता, उनका ज़्यादा खर्चा लग जाता क्योंकि उन्होंने खरीदनी थी 10, 12, 15 किलो वुड। तो जब उनको अपने शहर में किसी ने दूसरे शहर से वुड ला के दे दी, यू आर रेडी टू पे 100 एडिशनल। ये 100 रुपये वैल्यू है जो क्रिएट हुई है, वैल्यू क्रिएट हुई है प्लेस की वजह से। आपकी प्लेस पे अवेलेबल हो गई, आपके लिए वैल्यू क्रिएट हो गई। आप एक चीज़ घर बैठे बैठे होम डिलीवरी से मंगवाएं, आप उनके ना एसी इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुछ और, लेकिन अगर वो 50 रुपये चार्ज कर रहा है तो आप कहते हैं यार ठीक है उसने मेहनत भी तो की है ना, मुझे घर बैठे बैठे चीज़ प्रोवाइड कर दी। तो कस्टमर को जब एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है वो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार होता है। तो ये वुड पे 20 रुपये खर्च करके आपने उसकी वैल्यू 300 कर दी। ये बात समझ आई? हाँ, अब अगेन हम अपने हिसाब से बिजनेस के हिसाब से देखेंगे कि बिजनेस ने कितना खर्चा किया है, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से कंज्यूमर 200 रुपए की चीज़ के 300 रुपए देने के लिए तैयार है, जो उसकी असल वर्थ कितनी थी? 200। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने उसमें एक बेनिफिट दे दिया। वो 100 रुपये इजाफी क्यों दे रहा है? उस 20 रुपए की वजह से। उसको नहीं पता वो 20 रुपये, उसको नहीं पता वो 80 रुपये, वो 100 रुपये इजाफी देने के लिए तैयार है कि मैं 100 रुपये आपको दे दूंगा क्योंकि आप मेरे शहर में मुझे ला के दे रहे हैं। तो वैल्यू को हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कस्टमर के नज़दीक उस चीज़ की क्या वर्थ है और वो उसके लिए कितने पैसे देता है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर एक बिजनेस ने इंटेलिजेंटली वैल्यू क्रिएट की तो 20 रुपये का खर्चा करके 80 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। दिस इज द गेम। तो इंटरनल एनालिसिस में हमने देखना है कि हम वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो हम समझ रहे हैं ना, वैल्यू से फ़ायदा क्या होता है, कस्टमर खरीदता है, पैसे आते हैं, लेकिन हम वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज़ मेरी एग्जाम्पल में हमने प्लेस चेंज कर दी, वैल्यू क्रिएट हो गई। उसको अवेलेबल कर दिया, वैल्यू क्रिएट हो गई। जी, अगर उधर वुड 500 में अवेलेबल थी तो हम उसे 300 चार्ज करें तो 200 बन जाएगी। जी, अब अगर वहाँ पे 500 की वुड मिल रही है और हम उसको 300 की वुड दे रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि उस बंदे के नज़दीक वुड की क्या वर्थ है। अगर 500 की मिल रही है तो वो नहीं ले रहा था क्योंकि उसे लग रहा था ये ओवर है। उसके जहन में कहीं ना कहीं होगा कि 400, पौने 400 तक में मिले तो वारे में। अब अगर उसको 300 में देगा तो वो खुशी से ले लेगा, उसको एक्स्ट्रा वैल्यू नज़र आ रही है और हमें नज़र आ गया कि हमारी प्रोडक्ट की वर्थ 300 हो गई है। हम इससे ज़्यादा भी बना सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा बनाते तो हम कम पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं। कुछ लोग चाहते होंगे उन्हें पौने 400 की लकड़ी मिल जाए, कुछ चाहते होंगे 400 की लकड़ी मिल जाए, कुछ चाहते होंगे 350 में। तो जब मैंने एक ऐसी प्राइस रखी जो उन सबको मीट कर रही है, तो मैं ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को वो चीज़ बेचूंगा और मैं ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स कमा लूँगा। ये बात समझ आई वुड की अवेलेबिलिटी से। फिर क्या हुआ, किसी ने उस लकड़ी को पकड़ा और उसको बड़ी अच्छी मशीन से तराश कराश करके लकड़ी की बड़ी फाइन स्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके ऊपर उसको कारपेंटर को शायद 50 रुपये देने पड़ गए, लेकिन उसने बहुत खूबसूरत सी स्टिक्स नफीस तराश कराश कर दी। थोड़ा सा वेस्टेज भी हुआ होगा, उसने साइड पे फेंक दिया। ये स्टिक्स आप 450 रुपये की बेच सकते हैं। वो लकड़ी इतनी यूजफुल चीज़ नहीं थी जितनी ये स्टिक्स यूजफुल चीज़ें हैं। कोई भी इन स्टिक्स को पकड़ेगा, 4 कीले ठोकेगा, कुर्सी बना देगा। तो लोग लकड़ी पे 300 रुपये खर्च करने के तैयार थे, इन स्टिक्स पे 450 खर्च करने के तैयार हैं, क्योंकि अब उनको एक्स्ट्रा वैल्यू मिल गई। समझ रहे हैं वैल्यू क्या है? वैल्यू आपको क्या बेनिफिट क्या मिल रहा है उस चीज़ से। तो आप 150 रुपये इजाफी खर्चने के लिए तैयार हो गए। आप कुछ कहना चाहते थे? इसका मतलब है कि हर कस्टमर के दिमाग में एक अलग वैल्यू चल रही है। अब हमने देखना यह है कि हम अपनी प्रोडक्ट में ऐसा क्या ऐड करें कि वो ज़्यादातर लोगों के लिए वैल्यू वाली चीज़ बन जाए। लकड़ी पे लोग कम पैसा खर्चेंगे और जिस शहर में लकड़ी नहीं होती उस शहर में ज़्यादा पैसा खर्चेंगे। लकड़ी जिस शहर में होती है उस पर कम पैसा खर्चेंगे और स्टिक्स पे ज़्यादा पैसा खर्चेंगे। स्टिक्स पे कम पैसा खर्चेंगे, बनी हुई कुर्सी पे ज़्यादा खर्चेंगे। बनी हुई कुर्सी पे कम खर्चते हैं, फोम लगी हुई कुर्सी पे ज़्यादा। आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स ऐड हो रहे हैं। तो अब आप 450 की स्टिक्स बेच सकते हैं। आपने इसको अगेन एक कारपेंटर को जो आपके पास मौजूद था उससे बहुत सारी कुर्सियां बनवाई, तो आपको पर कुर्सी शायद 50 रुपए की मजदूरी की कॉस्ट आई।
लेकिन आप 600 की कुर्सी बेच सकते हैं, बनी हुई कुर्सी, लकड़ी की बनी हुई कुर्सी 600 की बिक जाएगी। आपने जनाब उसके ऊपर कोई 30 रुपए का फोम लगाया, 20-30 रुपए का उसके ऊपर कवर लगाया, आप 750 की बेच सकते हैं। आपने 30 रुपए की पॉलिश उसके ऊपर कर दी, आप 900 की बेच सकते हैं। इस 900 से ऊपर बेच सकते हैं, उस पर एक ब्रांड का ठप्पा लगा दिया, 2000 की बेच देंगे। उसको महंगे डिपार्टमेंटल स्टोर में रख दिया, बहुत सारी लाइटें उसके ऊपर पड़ रही थी और जो है वो उसके साथ एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रोशर रखा हुआ था जो उस कुर्सी के बड़े कमाल फीचर्स बताता था, 4000 की बेच देंगे। टेक्निकली इस कुर्सी को अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 1000 रुपए का खर्चा भी नहीं लगा, लेकिन ये कुर्सी 4000 की बिक सकती है क्योंकि हर स्टेप उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है। तो समझ आए वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन ये है कि आपके अपने पूरे प्रोसेस में आप ऐसा क्या क्या कर रहे हैं कि जिससे वो चीज मजीद से मजीद से मजीद यूजफुल होती जा रही है। बात समझ आई? ठीक है, आप बच्चों को क्लास दे रहे हैं, उनके लिए एक वैल्यू है। आप उस क्लास की बाद में मजबूरन अगर वो क्लास नहीं देख सके तो उसी की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर रहे हैं, मजीद वैल्यू ऐड हो गई। फिर बच्चे जो पढ़ना चाहते थे आप उनको किताबें भी दे रहे हैं, जो फिजिकल आए हुए हैं उनको फिजिकल किताब दे रहे हैं, जो घर बैठे हैं उनको घर में किताब पहुंचा रहे हैं। जब आप ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो वो एक प्रोसेस में वैल्यू ऐड होती चली जाती है। उसके बाद जो है वो कंज्यूमर देखता है कि उसने पे क्या किया और उसको मिले क्या फीचर्स हैं, और देन वो कहता है कि यार वहाँ मेरे पैसे पूरे हो गए, वाकई बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। अगेन मैं सिर्फ समझाने के लिए कि एक बिजनेस मॉडल आपके सामने है, तो उसमें तो वैल्यू क्रिएशन इज स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करें, वैल्यू क्रिएट होती है। तो आज का हमारा जो मॉडल है वो वैल्यू क्रिएशन के ऊपर है कि वैल्यू कैसे क्रिएट होती है। अब अगर एक बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरा बिजनेस हल्का परफॉर्म कर रहा है तो फर्क कहाँ पे होगा? उनके वैल्यू क्रिएशन के प्रोसेस में, कि एक वैल्यू ज़्यादा क्रिएट कर रहा होगा और एक वैल्यू कम क्रिएट कर रहा होगा। तो अब ऐसे में हमने वैल्यू चेन नामी मॉडल से ये समझना है कि वैल्यू कहाँ कहाँ होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब थोड़ा सा आपसे सवाल पूछता हूँ। एक रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, वो गंदी जगह से गोश्त और सब्जियां खरीदते हैं लेकिन खाना बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं, क्या आप जाना चाहेंगे वहाँ? आप नहीं जाना चाहते वहाँ। वो बहुत अच्छी जगह से सब्जियां गोश्त खरीदते हैं लेकिन उनको खाना बनाना नहीं आता, जाएंगे आप वहाँ? नहीं जाएंगे। बड़ी अच्छी जगह से चीज़ें खरीदते हैं, खाना भी बड़ा ज़बरदस्त बनाना आता है, लेकिन जब आपको पेश करते हैं तो रखते हुए सालन गिर जाता है, चीज़ें इधर उधर से हो जाती हैं, बड़े बदतमीज़ से उनके लोग हैं जो मेज़ पे सर्व कर रहे होते हैं और मेज़ साफ़ भी नहीं होती, जाएंगे वहाँ? नहीं। बहुत अच्छी जगह से चीज़ें खरीदते हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है, सर्व बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, बस आपको पता नहीं है कि ये होटल है किस जगह। तो क्या आप तक कोई वैल्यू पहुंची? अगर आपको पता ही नहीं कि कहाँ है या किस तरह से करके। आपने खाना खाया और खाने में आपको एक कंप्लेंट आई और आपने कहा जी ये कंप्लेंट मेरी आई है, और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आप अगली दफ़ा दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि आपको वैल्यू नहीं मिली। तो टेक्निकली मैंने 5 चीज़ों का जिक्र किया है। वहाँ तक चीज़ें पहुँचने का जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन तक, अगर उसमें गड़बड़ है वैल्यू गिर जाएगी। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़ है वैल्यू गिर जाएगी। उनकी चीज़ आपको डिलीवर करने के प्रोसेस में कोई गड़बड़ है वैल्यू गिर जाएगी। उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स में गड़बड़ है वैल्यू गिर जाएगी। उनकी ओवरऑल क्वालिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस में कोई मसला है वैल्यू गिर जाएगी। तो वैल्यू चेन एनालिसिस ये कहती है कि जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू 5 चीज़ों में जनरेट होती है। पहले वैसा एक छोटी सी डिस्कशन है कि वैल्यू कैसे ऐड होती है। बहुत सारी जनरल बात कर ली, एक दफ़ा ऐसे पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट शुड लुक फॉर वेज ऑफ एडिंग वैल्यूज एट ईच स्टेज इन प्राइमरी वैल्यू चेन। वैल्यू चेन की जो प्राइमरी पोर्शन है अभी वो क्या है हम उसे पढ़ेंगे। आपको देखना है कि हम कहाँ कहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो कंसिडर वेज इन विच सपोर्ट एक्टिविटीज कैन ऐड मोर वैल्यू। हम जो हमारी मेन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं और फिर सपोर्ट एक्टिविटीज़ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। वैल्यू कैसे ऐड हो सकती है? एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज कर दें, फीचर्स ऐड कर दें। याद है वो ऑलपर का पाउच, सारे मिल्क पैक थे, वो पाउच था।
एक्स्ट्रा उसकी कीमत मिल्क पैक से 10 रुपये महंगी, शुरू में 5 रुपये महंगी, अब 10 रुपये महंगी, लेकिन वो 10 रुपये ऊपर देना चाह रहा है कंज्यूमर। वो पागल कंज्यूमर क्यों है, वो इतना पागल? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है और उसको ईज है। वो जो मिल्क पैक है आप उसे ऐसे कैंची से काट रहे हैं, वो काटते हुए गिर रहा है, फिर आप उसको दूध को पोर कर रहे हैं तो वो किनारे पे जो डब्बे का जो मटेरियल है जो कि बहुत हल्की क्वालिटी का बना होता है उससे लगता हुआ दूध आ रहा है, तो वो आपको वो दूध गिलास में डालते हुए आप कहते हैं यार ये तो गंदा हो गया। और ऊपर से हम जैसा कोई अनाड़ी बंदा हो तो उसने कैंची मारते हुए भी दूध गिरा देना है, और यूँ करते हुए हम ऐसे करेंगे तो उसमें 2 लेयर निकलेंगी, एक ग्लास के अंदर और एक ऐसे किनारे पे जा रही होगी। पता नहीं आपने कभी अगर ऐसा वो किया हो, तो मैं तो अक्सर जो है वो नहीं कर पाता, और उसके बाद जो है वो पहले अम्मा से डांट पड़ती थी, अब बेगम से डांट पड़ती है, तो मुझे ऑलपर का पाउच बहुत अच्छा लगता है। आराम से मैं उसके लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा कि ठीक है वो उसको ऐसे करके टीयर किया और वो इस्तेमाल। तो कहने का मतलब है कंज्यूमर को वैल्यू मिल गई, वो एक इंडिपेंडेंट गिलास के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, उसको पोर करना भी आसान है, और उसका कहीं ना कहीं पैकिंग को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है और शायद ये अंदर के मटेरियल को बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी उसे खोल के अंदर की तरफ से देखेंगे तो फिर पता लगेगा वो ऑप्शन ही नहीं है। कितने चालाक है जो गत्ते वाले थे, उनकी तो कैंची चला के आपको पता लग जाता अंदर का मटेरियल क्या है। इन्होंने ऐसे करके आपने बस ऊपर से स्टेप करना है, पोर करना है, तो पता ही नहीं लगना कि अंदर माल क्या लगाया हुआ उन्होंने। तो कस्टमर वैल्यू के पैसे दे रहा होता है, वो वैल्यू प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करने से भी आ सकती है, कोई फीचर्स ऐड करने से भी जिससे नीड ज़्यादा बेहतर हो, कस्टमर के लिए आसान बनाने से भी वैल्यू ऐड हो जाती है। उसको घर बैठे बैठे मिल गया, वो 20 रुपये इजाफी भी दे देगा। ब्रांड नेम को प्रमोट करने से भी, कि लोगों के दिमाग में डाल दिया कि भाई आईफोन लेना है तो उसी में वैल्यू मिलनी है। अब उनको किसी और फ़ोन में जो वर्थ मिलनी है, अगर उतने ही फीचर आईफोन में 50,000 ज़्यादा में मिलने हैं, चूँकि वो आईफोन ख़रीद रहे हैं, चूँकि उनको अपने दिमाग को ये फील देनी है कि मैं अमीर दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अमीर दिखने की कोशिश के ऊपर वो 50,000 रुपये खर्च कर देंगे, उन्हें कोई दुख नहीं होगा कि उनके साथ जुल्म हुआ है, क्योंकि उनके नज़र में वो ब्रांड नेम की एक वैल्यू है। सर्विस या प्रोडक्ट ज़्यादा क्विकली डिलीवर हो रही है, रिलायबल सर्विस है, टाइम पे डिलीवरी हो रही है, चीज़ें सही से मिल रही हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो वैल्यू ऐड करती हैं। आपको लाइन में नहीं लगना पड़ा, आपको चीज़ फ़ौरन से मिल गई, कन्वीनियंट तरीके से मिल गई, तो वैल्यू कई तरीके से ऐड हो सकती है। किताब ने जनरल सी बात की और हम लोगों ने तो काफ़ी पूरी एग्जाम्पल के साथ बात कर ली थी। अब जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन की इस तरह से डायग्राम बनाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि पेपर में आपने ये डायग्राम बनानी है, पेपर में आपको पता होना चाहिए कि 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है और 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या है। प्राइमरी इज आपकी मेन गेम, जहां पे मुकाबला होगा। हाँ, जब प्राइमरी में मुकाबला पूरा हो जाए तो फिर सपोर्ट के अंदर चीज़ें वैल्यू ऐड कर सकती हैं। प्राइमरी में क्या चीज़ें? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड कंपनी के अंदर, इदारे के अंदर जब मटेरियल्स आ रहे हैं तो बाइंग से लेके आप तक पहुंचने तक का जो निज़ाम है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। अगर आपका रॉ मटेरियल रास्ते में ख़राब हो जाता है, अगर आपकी फैक्ट्री में माल पहुंचता है और वो आधा टूटा हुआ निकलता है, या उसमें ख़राबियाँ होती हैं, या वो सही तरीके से नहीं पहुंचा होता, या सही टाइम से नहीं पहुंचा होता, तो आपकी वैल्यू तो वहीं आउट हो जाती है आपके इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। आपकी मटेरियल की हैंडलिंग, आपके वेयर हाउस की मैनेजमेंट, आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले तक आपके मटेरियल्स के साथ जो कुछ है वो सब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस की इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में मसला होता है वो बेचारे कभी भी अच्छी वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो बेचारे हर वक्त ही अपने सप्लायर से ही लड़ रहे होते हैं, हर वक्त ही अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ही लड़ रहे होते हैं। तो ये जो मॉडल है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, बट इसको सर्विस सेक्टर पे भी थोड़ा सा अप्लाई किया जा सकता है। मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? इदारे तक चीज़ें पहुंचने का जो प्रोसेस है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें डिलेज नहीं होने चाहिए, उसमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, हो तो कम से कम हो ताकि वैल्यू ऐड हो। फिर आपके ऑपरेशंस, आप अपना निज़ाम कैसे चला रहे हैं, आपका इन्वेंट्री का सिस्टम कैसा है, आपका प्रोडक्शन का सिस्टम कैसा है, आपके प्रोडक्शन के दौरान वेस्टेज कितनी है, आपकी लेबर की एफिशिएंसी कितनी है। जितने अच्छे आपके ऑपरेशंस होंगे उतने ही बेहतर। अगर वो रेस्टोरेंट की बात देखें तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में उन तक वो जो सब्जियां फल पहुंचने का सारा प्रोसेस था, वो ऑपरेशन से क्या मुराद होगा? उनका वो जो कुकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो सम टाइम कुछ लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इतनी अच्छी क्वालिटी ऐड कर देता है कि कंज्यूमर के लिए बड़ी वैल्यू एडेड चीज़ बन जाती है।
तो आपके ऑपरेशंस का मतलब है आपका वो जो निज़ाम जिसके थ्रू आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। देन कम्स आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, आपके इदारे से कस्टमर तक चीज़ें पहुंचने का प्रोसेस। आप गए, आपको एक सुपर स्टोर में एक टीवी बड़ा अच्छा नज़र आया, आपने कहा बड़ा अच्छा है, आपने जनाब उसके फीचर देखे, आपने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने कहा हम आपके घर डिलीवर कर देंगे, और आप वो आपके घर के बाहर अपने ट्रक से उतारते हुए अपनी जो कैरी था उनका जो भी कैरियर था उससे उतारते हुए वो थोड़ा सा ज़मीन पे गिर गया और उसमें थोड़ी सी दरार आ गई, आप तो नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ जो खरीद भी ली है ना, आपको सही से आप तक पहुंच अगर सही नहीं मिली तो आपको वैल्यू नहीं मिली। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड क्या थे, परचेज से लेके प्रोडक्शन स्टार्ट होने तक का जो सारा काम था वो इनबाउंड था, प्रोडक्शन के बाद से कस्टमर तक पहुंचने का सारा काम आउटबाउंड, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑपरेशंस। तो इनपुट में, प्रोसेसिंग में और आउटपुट में क्वालिटी होनी चाहिए, वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स, ये जो रास्ते में सफ़र वगैरह करने के जो ज़राए होते हैं तो इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स, कि मतलब वो ट्रक से आया, वो चिंची से आया, वो किस तरह से आप तक डिलीवर हुआ। मार्केटिंग एंड सेल्स, देन प्रोडक्शन वालों ने अपना काम कर दिया, परचेजिंग वालों ने अपना काम कर दिया, सेल्स वालों ने अपना काम कर दिया। अब आपका काम है मार्केटिंग एंड सेल्स वालों का कि आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, अच्छे तरीके से प्रमोट करें। एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट जब सही से प्रमोट नहीं होती तो मज़ा नहीं आता। तो फॉर एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा सर्व कर रहे हो और हमें बेचना नहीं आता, हम ग्रुप्स को पैसे ना देते हो और हम वहाँ जा जाके अपने इश्तिहार ना डालते हो बार बार, तो शायद हम उतनी वैल्यू नहीं जनरेट कर रहे जितनी हम बना रहे हैं, हम उतनी वैल्यू कंज्यूमर तक नहीं पहुँचा रहे क्योंकि हमें बेचना नहीं आता। तो मार्केटिंग एंड सेल्स इज़ द थिंग जो ज़रूरी है इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो बहुत सारे बिजनेसेस मार्केटिंग एंड सेल्स से वैल्यू जनरेट करते हैं और लोग धड़ाधड़ जाते हैं और वो चीज़ बाय कर लेते हैं। चीज़ भी मौजूद होती है, बनी हुई भी होती है, लेकिन लोगों से कम्युनिकेट सही से नहीं हुई होती। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है कि उसकी प्राइसिंग, आपको पता है मार्केटिंग वाले 4P, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, वो सारी चीज़ें सही से हो तो फिर वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। देन सर्विस, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उसमें कोई वारंटी, उसमें कोई और इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी कि कंज्यूमर लेने के बाद भी सोचे कि मैंने सही चीज़ खरीदी है। एक फिनोमेना होता है, किताब में नहीं लिखा हुआ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, आफ्टर परचेजिंग अ थिंग आप उसके सबसे कम एडवोकेट होते हैं, बिफोर परचेजिंग अ थिंग आप उसके सबसे बड़े एडवोकेट होते हैं। आप मोबाइल की मार्केट में जाएंगे, आप इतनी सारी दुकानें फिरेंगे और फिरते 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 एक मोबाइल ऐसा होगा जिसमें आपको वो सारे फीचर मिल गए होंगे जो पूरी मार्केट में आपको नहीं मिले और उस पर प्राइस भी बड़ी अच्छी है, आप उसे बाय कर लेंगे। जेब से पैसे निकले नहीं कि बंदा सोचेगा यार मैंने गलती तो नहीं की, थोड़ा सा और ना देख लेता मार्केट। अब आप उठा के जब बाहर निकल रहे होंगे ना तो हर दुकान में रखा हुआ हर मोबाइल उससे ज़्यादा फीचर दिखाता लग रहा होगा और उससे कम पैसे वाला होगा। मतलब बाइंग के बाद ना इंसान को फ़ौरन से एक रिग्रेट की फील आती है कि मैं की कर बैठा है। तो उसको हमेशा लगता है कि नहीं मेरे पास अल्टरनेट्स थे, मैंने जल्दी की, या मैंने क्या किया, किस तरह से किया। ये अर्ली एनरोलमेंट क्यों नहीं वापस करते कॉलेजेस? अर्ली एनरोलमेंट तक बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, मैंने जाके जब पढ़ना है और मैं आग लगा दूंगा, पैसे देने के बाद फिर सोचता रहता है यार मैं की कीता है। ठीक है, मतलब एक बच्चा जो कि 3 दिन पहले तक सोच रहा था कि मैंने इसी टीचर से इसी टाइम पे पढ़ना है, 3 दिन बाद आके कहता है जी मेरे वो 2000 रुपये वापस कर दे, मैंने नहीं पढ़ना इसी टीचर से इसी टाइम पे। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसीलिए कॉलेजेस इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे होते हैं कि ये वाली चीज़ इस तरह से ना हो। हम ज़रा नए हैं, हमें भी शायद बहुत ज़्यादा बिजनेस करना नहीं आता, तो हम ज़रा अभी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। जब हमें भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगी तो हम भी शायद ख़राब ना हो जाएं, अल्लाह खैर करे। तो कहने का मतलब है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस इज़ द सिचुएशन कि आफ्टर गेटिंग अ थिंग, जब तक आपने क्लास में एडमिशन नहीं लिया था ना, आप जिससे जाते थे ये क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, यार MFA, यार MFA मैनेजेरियल, हद हो गई, आबदी साहब मौजूद हैं, तुम किसी और का सोच रहे हो, क्या बात कर दी। क्लास लेने के बाद आपको लगेगा कि इंटरनेट पे हर टीचर आबदी साहब से अच्छा पढ़ा रहा है, हर कॉलेज के पास हर अकाउंटिंग पढ़ाने वाला बंदा भी शायद मैनेजरियल आबदी साहब से ज़्यादा बेहतर पढ़ा देता होगा, क्योंकि परचेज कर लिया है ना। अब परचेज कर लिया तो पूरी दुनिया हसीन लगना शुरू हो जाएगी, और आबदी साहब का कॉलेज जो है ना वो यार मैं क्या किया, ये जो है ना, ये एक फिनोमेना होता है।
इस फिनोमेना को मीट करने के लिए आफ्टर सेल सर्विस होती है। जब आपने क्लास ली है तो फिर उसमें क्लास में आपको सर्विस मिले, जब आपकी क्लास खत्म हो गई है तो उस वक्त भी आपको डिफरेंट तरह के टेस्ट, डिफरेंट तरह से मॉक्स, डिफरेंट तरीके से एक्टिविटीज, स्टडी मटेरियल, इस तरह की चीजें इतनी मिले कि आपको ये लगे कि मैंने गलती नहीं की। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कंपनियां आफ्टर सेल सर्विस पे भी काम करती हैं, क्योंकि टीवी खरीदने के बाद, पे करने के बाद एकदम से उसको हर टीवी उससे सस्ता लगना शुरू हो जाएगा और लगेगा ये मैंने कौन सी कंपनी का टीवी ले लिया है, ये तो पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो अब कंपनी अगर इस वक्त आफ्टर सेल सर्विस नहीं देगी ना, तो आज तो कस्टमर को बेच दिया, ये दोबारा रिपीट बाइंग नहीं करेगा कभी। कुछ बिजनेस जो है ना वो सियाने होते हैं, वो एक कस्टमर को उस वक्त जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेते हैं। आज जो अभी सारे कैफ के पैसे जमा करा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, हम जो है ना तुमसे वो कर लेंगे, और उसके बाद उन्हें होता है ज्यादा से ज्यादा ऑफेंड होगा, छोड़ के चला जाएगा, हमने तो इससे बहुत सारे पैसे ले लिए। तो कुछ बिजनेस इतने सियाने होते हैं कि कस्टमर एक दफा आ गया तो कहते हैं यार इस दफा जो निकलता है निकाल लो, इसने कौन सा दोबारा आना है। ये भूल जाते हैं कि वो कस्टमर 10 साल तक उसी मार्केट में। आप मत उसको रगड़ो। आज झूठ बोल के आप एक प्रोडक्ट बेच लोगे, आप 3 पेपर बेच लोगे, आप 16 पेपर नहीं बेच सकते झूठ बोल के, लेकिन सच बोलोगे तो आप 16 के 16 पेपर बेच लोगे, इसे कोई बात नहीं, कम प्रॉफिट कमा लो। तो आपको आफ्टर सेल्स अगर अच्छा नहीं दिया ना तो लोग पलट के रिपीट बाइंग नहीं करेंगे, और एक कस्टमर की रिपीट बाइंग करवाना ज्यादा आसान है बनिस्बत नए कस्टमर को ढूंढ के इदारे तक लेके आना। बात समझ रहे? तो अक्सर बिजनेसेस जो कपड़े बेच देते हैं या कुछ और, उसके बाद कस्टमर कहते हैं इस कपड़े में मसला, तो फौरन से कहते हैं हाँ जी हम आपको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिसको एक दफा हमारा कपड़ा अच्छा लग गया वो अगले 5 साल तक हमसे कपड़ा खरीदता रहेगा। तो दिस इज वो सर्विस। आप ओवरऑल आफ्टर सेल सर्विस, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, फलाना फलाना, ये चीज़ ऐसे हो, ये चीज़ ऐसे हो, आप वो सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये एक डायग्राम है, आपके वाले वर्जन में वो जो रट्टे वाला वर्जन है उसमें भी ये डाटा लिखा होगा। क्या ये 5 बातें समझ आ रही हैं? इनबाउंड में वो वैल्यू होनी चाहिए, ऑपरेशंस में, आउटबाउंड में, मार्केटिंग एंड सेल्स में और सर्विस में। अब मेरा एक इदारा है और फॉर एग्जांपल मतलब मेरा एक रेस्टोरेंट और साथ एक और रेस्टोरेंट है। अब मुझे ये समझना है कि मेरे रेस्टोरेंट के पास ग्राहक कम है और साथ वाले रेस्टोरेंट के पास ग्राहक ज़्यादा क्यों है, तो मुझे देखना होगा मैं प्राइमरी चेन में कहाँ पे मार खा रहा हूँ। अगर 2 इदारे दोनों के दोनों प्राइमरी चेन में बराबर हैं तो फिर मुकाबला होगा अब सेकेंड लेवल पे। लेकिन प्राइमरी चेन अगर खराब है और सेकेंडरी लेवल बहुत अच्छा है तो नहीं चलेगा। एसी तूफानी चलता है उस रेस्टोरेंट का, खाना बदमजा है, नहीं जाएंगे। हर तरफ शीशा लगा हुआ हो, बहुत ही रिक्लाइनर सीटें लगाई हुई हो कमरे में, ठंडा यख हुआ हो और टीचर को पढ़ाना ना आता हो, आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपको प्राइमरी जगह पे वैल्यू नहीं मिली और हम सेकेंडरी के ऊपर काम करते रह गए। तो सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी में से भी आप वैल्यू जनरेट करते हैं, लेकिन प्राइमरी अगर ठीक नहीं है तो पहले प्राइमरी चेन सीधी करें। फिर ये चेन ही तो है, लकड़ी, लकड़ी से दूसरे शहर में लकड़ी, वहां से स्टिक्स, स्टिक से कुर्सी, कुर्सी से फोम वाली कुर्सी, पेंट वाली कुर्सी, ब्रांडेड कुर्सी, सुपर स्टोर में रखी हुई कुर्सी, ये चेन बनी हुई है। यहाँ कहीं पे भी कट लग गया ना वैल्यू खराब हो जाएगी। स्टिक बनाने वाले ने टेढ़ी स्टिक बना दी ना तो आगे तक खराब कुर्सी बनेगी। लकड़ी गलत जगह से खरीद ली तो एंड तक कुर्सी खराब बनेगी। फोम गंदी क्वालिटी का लगा दिया, जितना मर्जी ब्रांड लगा दो लोग नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है कि आपने इस पूरी चेन को समझना है, इसको हम कहते हैं वैल्यू चेन। ये भी भाई पोर्टर का ही कमाल है। तो पोर्टर ने कहा वैल्यू चेन होती है, आप अपनी चेन ऑफ एक्टिविटीज से वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी चीज में। तो ये आपने देखना है कि आपकी ये जो जंजीर है ये पूरी हो रही है, कहीं ये लड़ी टूटी हुई तो नहीं है। अगर टूटी हुई है तो पहले आए उसको जोड़ें, वो वैल्यू पूरी करें ताकि आपकी प्रोडक्ट की सेल बेहतर हो। जब प्राइमरी चेन में मुकाबला खत्म हो गया तो अब सेकंड, आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स और आपके जो लोग हैं वो कितने को मोटिवेटेड है, आप टेक्नोलॉजी में कितना काम कर रहे हैं, आपकी जो बाइंग है, प्रोक्योरमेंट है, उसके अंदर आपके सप्लायर से कैसे रिलेशन है, आप उनसे बल्क डिस्काउंट किस तरह के लेते हैं और किस तरह की बात करते हैं। अब उसमें मुकाबला शुरू हो जाएगा। भाई 2 कॉलेज है और 2 के 2 कॉलेज बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं और बराबर नंबर ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, और वैल्यू एक कॉलेज कहाँ से जनरेट करेगा? अपनी ऑनलाइन की सर्विस की कॉस्ट कम करके या कहीं ना कहीं उसका लेआउट थोड़ा सा बेहतर बना के। लेकिन अगर वो बराबर नहीं है, एक के पास अच्छा टीचर है दूसरे के पास हल्का टीचर है, तो अच्छे टीचर वाले का लेआउट थोड़ा हल्का भी हो चल जाएगा।
क्योंकि प्राइमरी उसने जोन को अचीव कर लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली एक बड़ी कंफ्यूजन आती है कि प्रोक्योरमेंट क्या है और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सप्लायर से आपके प्रोडक्शन के स्टार्ट होने तक के दरमियान में जो कुछ हुआ वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। मतलब आपने अगर एक जगह से माल खरीदा है तो खरीदने के बाद आप उसको किस तरीके से अपने पास लेके आए हैं, आपके लोगों ने किस तरह से उसकी हैंडलिंग की है, उनको किस तरह से स्टोर करके रखा है, और जब तक वो प्रोडक्शन में नहीं इस्तेमाल हो गया आपने उसकी कितनी हिफाजत की है, यह है आपके इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। प्रोक्योरमेंट और पीछे चला गया, आपने कौन से सप्लायर से रब्ता किया था, उससे कितना बल्क डिस्काउंट लिया था, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो सम टाइम आपके लिए रिलेशन इतना काउंट नहीं करता, आप जाके मार्केट से चीज़ उठाते ले आते हैं, बट जब सारी चीज़ों में रजे हुए होते हैं ना तो फिर आप प्रोक्योरमेंट पे भी काम करते हैं, आप अपने सप्लायर से रिलेशन अच्छा बनाते हैं, उसको कहते हैं यार मुझे अच्छी तरीन चीज़ देना, देखो मेरा तुम्हारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो फिर आप थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू उन एरिया से निकालते हैं जो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देते लेकिन एड ऑन कर देंगे इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में थोड़े थोड़े से भी ऐड ऑन हो जाएंगे तो आपको फायदे हो रहे होंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी। पहले प्राइमरी मीट होंगे फिर सेकेंडरी की तरफ आएगा। अब अगर दो कॉलेज हैं, दोनों के पास एक जैसे टीचर्स हैं, सारा कुछ एक जैसा है, तो शायद जिस कॉलेज की बिल्डिंग ज़्यादा खूबसूरत होगी बच्चे वहाँ चले जाएंगे, शायद जो एसी ज़्यादा ठंडे करके चलाते होंगे बच्चे वहाँ चले जाएंगे। दो कॉलेजेस हैं, एक जैसे इसी सारा कुछ है, आप कहते हैं यार ये कॉलेज दोनों जगह बात बराबर है, तो पता ही लगेगा नहीं। वो एक कॉलेज क्या करता है, आपको टैब देता है, जब आप जाते हैं आपको टैब देता है, टैब पे सारी ऑप्शन आती है, कहते हैं यार इस टैब के ऊपर अपनी वो दे दे रिक्वायरमेंट्स। आप कहते हैं ये वाला बैच, ये वाला टाइम टेबल, आप क्लिक करते हैं ओपन होता चला जाता है, और उसके बाद आप सीट रिजर्व करवाते हैं कि मुझे क्लास में इस तरफ वाली बैठी हुई, इस तरफ जो बैठी हुई सीट है वो चाहिए, तो वो आप जनाब उसको क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आता है कि आपको किताबों का एड ऑन चाहिए, नहीं चाहिए, एड ऑन चाहिए तो इतने 100 इजाफी हो जाएंगे फलाना, आप क्लिक करते जा रहे हैं, वहीं अपनी डिटेल दी और आपको बड़ा अच्छा सा लगा, और आपने हॉस्टल जाके दूसरों से कहा यार कॉलेज तो सारे एक जैसे हैं यार, उधर शशका बड़ा है, बड़ा मज़ा आता है ना, एक टैब हाथ में होता है और ऐसे खेलते खेलते एडमिशन हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगा होगा लेकिन शशका मशका नज़र आया। ये कब होगा, जब ये नीचे सब बराबर है। अगर ये खराब है ना तो शशका बेकार है। टैब पे एडमिशन हो रहा हो और जिससे पढ़ना है उसकी समझ ना आती हो तो फिर टैब का एडमिशन फारेगा। अगर आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक प्राइमरी वैल्यू होती है और एक सेकेंडरी वैल्यू होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो मस्ट हैं, जिनके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। एक सवाल है सर, ये प्रोक्योरमेंट से वैल्यू में क्या एडिशन होगी कस्टमर के लिए, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो सप्लायर और कंपनी के बिल्कुल, प्रोक्योरमेंट से वैल्यू क्या ऐड होगी उसके लिए। अगर एक सप्लायर से आपका अच्छा ताल्लुक बन गया है और उस सप्लायर के पास 3 तरह का माल पड़ा हुआ है और वो सप्लायर को पता होता है और सामने के कस्टमर को नहीं पता होता इतना, जब आपका उससे अच्छा ताल्लुक है और आप उसको टाइमली पेमेंट्स करते हैं तो वो समझता है ये अच्छे लोग हैं, मैंने इनको अपनी बेस्ट चीज़ भेजनी है। 4 वो अच्छे मशवरे और भी दे देगा, कहेगा इस चीज़ को रखते हुए आपने ये एहतियात करनी है। तो उसके पास 3 कैटेगरीज में से जो अच्छी तरीन कैटेगरी का माल है उसने आपको भेजा, तो अल्टीमेटली कस्टमर तक जब एक प्रोडक्ट पहुंची तो उसकी क्वालिटी स्लाइटली बेटर थी। स्लाइटली, ये स्लाइटली बेटर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट कर देगा। इसका मतलब है सपोर्ट उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करते जितने प्राइमरी करते हैं, लेकिन ये ऐड कर सकते हैं। मैं जुमला पढ़ाता हूं, मैनेजमेंट शुड लुक फॉर वेज ऑफ एडिंग वैल्यू एट ईच स्टेज इन प्राइमरी वैल्यू चेन। प्राइमरी वैल्यू चेन में ढूंढें तरीके कि हम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, ढूंढें। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो कंसिडर, उसको भी कंसिडर करें, वेज इन विच सपोर्ट एक्टिविटीज कैन ऐड वैल्यू। यहां क्या लिखा हुआ है, वेज ऑफ एडिंग वैल्यू शुड, लाजमी करें वो चीज जो लाजमी वैल्यू ऐड करती है। और दूसरी तरफ हमारा जुमला क्या है, कोशिश करें, हो सके तो करें उन चीजों में जो वैल्यू ऐड कर सकती हैं। यानी जुमला लिखने वाला भी डगमगा गया ये कहते हुए कि वो जो वैल्यू ऐड करती है, वो कह रहे हैं उन पे भी काम करें जो वैल्यू ऐड कर सकती हैं। ये उन पे भी समझ आता है क्या है, भी। एक मौलवी साहब जो है वो अपने 3-4 जो हमरा लोग होते हैं जो वाह वाह कह रहे होते हैं, सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, उन समेत कहीं पहुंचे, कोई वाज देना होगा या कुछ और उनको उन्होंने कहा जी आ जाएं आपके लिए खाने का एहतमाम है। मौलवी साहब अंदर जा रहे थे, बाकी के लोग बाहर वाले कमरे में बैठे थे, तो मौलवी साहब ने कहा कि जी उनको भी खाना दे दें। तो उन्होंने कहा हाँ जी उनके लिए भी खाने का एहतमाम है। अब मौलवी साहब को अंदर मिला मुर्गा और जो बाहर बैठे हुए थे उनको मिला रोटी सब्जी।
खाना उन्हें भी मिला, खाना इन्हें भी मिला, इनको खाना मिला, उनको भी खाना मिला। जब हम कहते हैं ना उनको भी कंसिडर कर लें, तो फिर वही जो मौलवी साहब के साथ हुआ है वो ये है, और उनको भी, शुड ऑल्सो, उनको भी देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि आपने ये जो मौलवी साहब के जो साथ हमराही थे उन वाला सलूक सपोर्ट एक्टिविटी के साथ करना है, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी को मौलवी साहब की तरह से इज्जत देनी है, उनको बिठा के बड़ा खूबसूरत सा मुर्गा खिलाना है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे मेनली सोचना है, और फिर अगर मौका मिले तो सोचें, सर्च करें कि कहाँ से सपोर्ट एक्टिविटी में वैल्यू क्रिएट हो सकती है। अब अगेन ये तो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर तो कहीं से चोरी करके डायग्राम डाली हुई है, तो हम इसको जरा किताबी माहौल में पढ़ते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं? ऑल एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद रिसीविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल। रिसीविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल, भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। रिसीविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल्स क्लियर है। ऑपरेशंस क्या है? वो वे जिससे इनपुट कन्वर्ट होते हैं आउटपुट में। आउटपुट बाउंड लॉजिस्टिक्स, एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर तक, आपके इदारे से बायर तक जो चीजें पहुंचने का प्रोसेस है वो है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मार्केटिंग एंड सेल, लोगों को इन्फॉर्म करना, परसुएट करना कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये चीज है। सर्विस क्या है? अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन करना, और आफ्टर प्रोडक्ट सेल भी हो गई है तो भी आपने लोगों को जरा हेल्प करते रहना है, उन्हें सपोर्ट करते रहना है, ताकि उन्हें कॉग्निटिव डिसोनेंस ना हो। वो जो चीज़ खरीदने के बाद की एक पछतावा होता है वो ना उनको लगे कि यस उनका डिसीजन अच्छा था और वो उसके ऊपर कायम रहे। सपोर्ट एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट, सप्लायर से नेगोशिएशन किस तरह से होती है, क्वालिटी पे किस तरह से काम होता है, सप्लायर के साथ आपके रिलेशन क्या है, ये सब प्रोक्योरमेंट में। जी बिल्कुल। अब अगेन देखिए, जब हम बात करते हैं इसकी सर्विस की, तो सर्विस का मतलब ही यही है कि लोगों को लगे कि उन्होंने जो चीज़ ली है वाकई ही उनको बड़ा मज़ा आ गया। तो इसमें आफ्टर सेल सर्विस भी आ जाएगी, उनको चीज़ डिलीवर करते हुए या उनको चीज़ बना के देते वक्त भी कुछ ना कुछ क्वालिटी की प्रपोजिशन। तो सर्विस का मतलब है ओवरऑल उनको अच्छी सी फील आए उस प्रोडक्ट को लेके, और उनको बाद में भी ये पछतावा ना हो क्योंकि आपने उनको बाद में भी थोड़ा सा सपोर्ट एक्सटेंड की हुई हो। भाई एक बच्चा ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले लिया और उसके बाद हम कहें बस तुमने ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले लिया, कुछ वीडियोस होंगी देखते रहना, ना वो बेचारे टेस्ट दे सकते हो, ना वो बेचारे ग्रुप में को बात कर सकते हो, तो फिर क्या होगा? उनको वैल्यू नहीं मिलेगी। ये बात समझ आई? सपोर्ट एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट इज अबाउट बाइंग, सिर्फ बाइंग। ये जो बाइंग का फंक्शन होता है ना, इसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। इदारों में प्रोक्योरमेंट मैनेजर वो होता है जो बाइंग करता है जाके। तो प्रोक्योरमेंट इज ऑल अबाउट बाइंग, यानी कि ऑल अबाउट सप्लायर। आपने बाय सप्लायर से करना है ना, तो सप्लायर, उसके साथ ताल्लुक, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी से। HRM, आपके जो वर्क फोर्स है उसको रिक्रूट करने का, डेवलप करने का, मोटिवेट करने का, रिवॉर्ड करने का तरीका। आपका इदारा एक चीज़ बना के बेच रहा है और आपके जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, तो अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा सा क्वालिटी पे फ़र्क आएगा, गैर महसूस तरीके से आएगा, कम आएगा, लेकिन अगर आप लोगों को खुश रखें तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। सर्विस सेक्टर में बहुत अहम होता है कि मैं ही इदारे से लड़ा बैठा हूँ तो मैंने आपको क्या अच्छे तरीके से पढ़ाना। तो ये जो मॉडल है ये प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, यानी कि हमारे जो 3 सेक्टर होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, उसमें ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बातें कर रहा है। हम धक्के से इसको सर्विस या बाकी चीज़ों पे अडॉप्ट कर सकते हैं, बट जिसके लिए बना है वो मैन्युफैक्चरिंग है। HRM, आपके लोग वगैरह उनका। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आपके इदारे में टेक्नोलॉजी बाकी इदारों से कितनी बेहतर है, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है, आपका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम कैसा है। सम टाइम आप टेक्नोलॉजी के थ्रू थोड़ी सी सर्विस अपनी बेहतर कर लेते हैं। एंड फाइनली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ओवरऑल इदारा कैसा है, उसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसी बिल्डिंग है, किस तरह का निज़ाम है। तो अगर एक ऐसी जगह पे लोग आए हैं जहाँ पे उनको एक फिजिकल फैसिलिटी में आना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। एक ऐसी जगह जहाँ लोगों से डील करना है तो उनका एक जो ऑर्गेनोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जितने अच्छे डिपार्टमेंट बने होंगे, दिस कैन हैपन कि हमारा ही फ्रंट ऑफिसर जो है वो आपको एडमिशन भी दे दे, वही आपके मैसेज को रिप्लाई भी करे और वही वीडियोस अपलोड भी कर दे। तो हो सकता है वो ऐसा कर सकता हो, लेकिन अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देंगे और 3 लोगों को ये काम दे देंगे तो काम की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी।
वो थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर जाएगी ओवरऑल वैल्यू डिलीवर करने के अंदर। क्या ये बात समझ आई है? जी असल में क्या होता है, जिनकी प्राइमरी नहीं ना होती वो फिर सपोर्ट में खेलते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स से लोगों को नहीं पता लगने देंगे कि आपकी जो बाइंग है वो गंदी क्वालिटी की है। आपका सपोर्ट थोड़ा बहुत कच्चा पक्का काम कर रहा हो ना, तो आप प्राइमरी में उसे कवर कर लेते हैं। आपकी एक लाइट ना जल रही हो तो आप कहते थे कोई बात नहीं, ठीक है भाई, कम पैसे थे और अच्छा खासा कुछ तो मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर आप कहीं ना कहीं से और से कवर करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे अच्छा हम क्वालिटी अच्छी दे देंगे, हम आग लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट एक्टिविटी भी रोल प्ले करती है, लेकिन भी प्राइमरी अगर आउट है ना, ये चेन है, ये चेन पीछे से चलती आ रही है, पहले प्राइमरी एक्टिविटीज फिर सपोर्ट एक्टिविटीज। अगर पीछे कहीं से लड़ी टूट गई तो आगे जो मर्जी कर लें, वो लड़ी टूट गई है। तब ऐसे में जितना मर्जी हम इंटरनेट पे आके कहते हैं जी हम तो आपके लिए जान दे देंगे जबरदस्त, और हमें पढ़ाना नहीं आता, तो वो सिर्फ एक खोखला सा वादा होगा। आप आएंगे, एडमिशन लेंगे और बाद में आप कहेंगे कि यार मैंने गलती की, मैंने खामखा फेसबुक देख लिया, मैं इंसानों से पूछता, असल इंसानों से पूछता। शुक्र आप लोग अभी भी आज भी असल इंसानों से पूछ लेते हैं, नहीं तो फेसबुक पे तो स्कैन शीर्षा कैंपस भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना होने के बराबर। ठीक है, तो लेकिन एक दुनिया है जो फेसबुक को देख के ओपिनियन बना रही होती है, जो हाँ जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि उनके लिए तो सब बराबर उन्हें पता ही नहीं होता, तो उनके लिए फिर लोग बैठे हुए होते हैं तैयार होके जाल बिछा के कि आप आए। लेकिन ज़्यादा बेहतर चीज़ है आप मेन एक्टिविटीज़ पे काम करें। मेन एक्टिविटीज़ पे काम करें तो ऑटोमेटिकली आपका सेटिस्फाइड यूज़र ही सबसे बड़ा प्रमोशन होती है। आप जो मर्जी खुद से कह लेना, मैं जो मर्जी कह लूँ हम अच्छा पढ़ाते हैं, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एक हॉस्टल में आपका एक सीनियर आपसे कहेगा कि यार क्या बात करते हो, ये सब्जेक्ट पढ़ने और लाहौर में बैठे हो, उसके बावजूद SBI नहीं गए, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। क्या कर रहे हो तुम अपने साथ, नर्क में जलोगे। सोचो तो सही, मतलब लाहौर आके कोई बंदा SBI ना जाए, यार क्या बात कर दी है। लोग लाहौर क्यों आते हैं, एक मीनारे पाकिस्तान देखने, एक SBI में एडमिशन लेने, दो तो टोटल फीचर्स है। तो खैर कहने का मतलब है ये सारी एक्टिविटी समझ आई, तो क्या मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि हमें वैल्यू चेन और वो सारी चीज़ समझ आई। अब किताब जो समझ आई हुई बात है ना, उसको एक डायग्राम बना के साबित करने की कोशिश करेगी कि वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ई रंग नंबर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एक ऐसा गोलदार है जिसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करें आप बताएं। यहाँ पे बहुत सारी ये 3 डब्बे बने हुए और एक गोल गोल घुमेरी घूम रही है। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, भाई ने कहा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या है कि आपके जो फाइनेंस वाले लोग हैं वो पैसा प्रोवाइड करें इदारे को, आपका इन्वेस्टर इदारे को पैसा दे। फाइनेंस इक्विटी भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है, ये वाली बातें हम वो दूसरे वाले पोर्शन में पढ़ते हैं सब्जेक्ट में। ये पैसे देंगे, जब ये पैसे देंगे तो इदारे के पास पैसे आएंगे, इदारे के पास पैसे आएंगे तो इदारा वो पैसे उठा के लगाएगा बिजनेस में, बिजनेस में वैल्यू क्रिएट होगी। जब बिजनेस में वैल्यू क्रिएट होगी तो अच्छे रिटर्न्स डेवलप होंगे, अच्छे रिटर्न्स होंगे तो हमारे इन्वेस्टर्स खुश हो जाएंगे, उनके पास मज़ीद पैसा आ जाएगा, वो मज़ीद पैसा देंगे, उससे हम मज़ीद रिसोर्स पे काम करेंगे, मज़ीद प्रॉफिट जनरेट होगा, वो मज़ीद पैसा देंगे, मज़ीद रिसोर्सेज। अच्छा ठीक है, तो ये एक इन्फिनिट लूप है। लेकिन अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनको डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे, इनको डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे तो ये पैसा नहीं देंगे, जब पैसा नहीं देंगे तो रिसोर्सेज के लिए खर्चा नहीं होगा, जब रिसोर्सेज के लिए खर्चा नहीं होगा तो वैल्यू और गिर जाएगी, और जब वैल्यू और गिर जाएगी तो इनको मज़ीद कम पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से ये मज़ीद कम पैसे देंगे, और ये दोनों तरफ जा सकता है दायरा। तो बेसिकली किताब में समझाना चाह रही है कि वैल्यू क्रिएशन का इदारे की सारी स्ट्रेटेजी से ताल्लुक है। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कि पैसा आपको मिलना है, अच्छी वैल्यू होगी तो पैसा मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कि आप बिजनेस के ऊपर धड़ाधड़ इन्वेस्ट करते हैं, वो तभी इन्वेस्ट कर सकेंगे जब आपको वैल्यू नजर आ रही होगी। और देन आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे वैल्यू क्रिएट करके देनी है। भाई मेरी स्ट्रेटेजी है मुझे आपको वैल्यू क्रिएट करके देनी है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। मैं इन्वेस्टर से कहूँगा पैसे, वो कहेगा अच्छा मेरे पैसे लो, मुझे क्या रिटर्न दोगे, क्या रिटर्न दूंगा मैं उसे, मेरे पास आएगा तो रिटर्न दूंगा ना। तो मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है, मैं उसे कहूंगा अच्छा पहली दफा उधार पे पैसे दे दो, वैल्यू ना मिली आइंदा मत देना,
वो पैसे मुझे दे, मैं वैल्यू पे काम करूं, वैल्यू से पैसे जनरेट हो, मैं उसको रिटर्न दूं, मैं कहूं देखा पैसे आए ना, अब 3 गुना दो, 6 गुना करके दूंगा, फिर अगली बार 6 गुना करके दें, और जब उससे अगली बार हम कहें 6 दो, मैं 32 गुना करके दूंगा, उस दिन मैं अपना इदारा बंद करके गायब हो जाऊं और दुबई जाके सेटल हो जाऊं। तो खैर, by adding value firm will improve its profitability by reducing cost और improving cost कम करके या सेल्स बेहतर करके आप अपनी वैल्यू बेहतर कर लेंगे। कस्टमर वुड ऑल्सो गेट अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और अ लोअर सेलिंग प्राइस, बेनिफिट कैन बी री इन्वेस्ट टू क्रिएट मोर कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 स्ट्रेटेजीज बताई थी, प्राइस लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। ओए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, 800 रुपए का पिज़्ज़ा था और लोगों के जहन में उसकी वर्थ क्या थी, 1200, 400 वैल्यू मिली। एक तरीका ये कि मैं 800 रुपए को नीचे ले जाऊं, जहन में उसके 1200 ही है, वैल्यू 400 से बढ़ के 500 हो जाएगी, तो बाकियों के पिज़्ज़े 400 वैल्यू दे रहे हैं और मेरा पिज़्ज़ा 500 वैल्यू दे रहा है, मेरे पास आएंगे। तो प्राइस लीडरशिप से वैल्यू बन गई। अच्छा, डिफरेंशिएशन से कैसे वैल्यू बनेगी? पैसे 800 ही ले रहा हूँ, लेकिन उनको जो पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ वो पिज़्ज़ा ऐसा है कि उनके दिमाग में उसका इमेज है 1500 रुपए का। मैंने पिज़्ज़े के फीचर ऐसे कर दिए, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स इस तरह के छिड़क दिए, उसके ऊपर 3 जैतून रख दिए, तो उसने कहा यार ये तो इन्होंने पैसा उड़ा दिया, पानी की तरह उड़ा दिया। तो समटाइम क्या होता है, एक फील देनी होती है, जैसे हमने पीछे वाला कमरा फील देने के लिए रखा है कि लोग आए, ओए ओए यार इतना बड़ा, ये पता नहीं क्या। अब बात यह है कि इसलिए भी था कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अब वो बच्चे जो है वो उन्होंने कहा कम्बो मिल रहा है, हम घर बैठ के पढ़ते हैं, तो पता लगा कि जनाब वो एनरोलमेंट से आधे बच्चे फिजिकली आ रहे हैं, बाकी कह रहे हैं कि रमज़ान में तो फिजिकल कौन पढ़ता है, हम वीडियो देखते रहेंगे। तो हम भी सियाने निकले, हमने फिर कम खर्चे वाले कमरे में शिफ्टिंग कर ली। हाँ ऐसे ही है, मतलब यही हम भी दिल को बहला रहे हैं ये कह के। ये कैमरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सच्ची बात बताऊँ, मेरा बड़ा दिल करता है कैमरा ना हो, मुझे ये बहुत ही गलत वैल्यू प्रपोजिशन लगती है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये कैमरा नहीं होगा तो कैमरे वाले भाई कुछ और कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस कर देगी। तो मुझे मेरा दिल करता है कि जो लोग क्लास ले रहे हैं, खासतौर पे फिजिकली ले रहे हैं, वो फिजिकली आते रहें, लेकिन ये ऑप्शन ना दें तो वही वाली बात है कि हम पे प्राइमरी वैल्यू में मार खा जाते हैं। तो सम टाइम कुछ मजबूरियां भी होती हैं। मेरे पास इससे बहुत बेहतर क्वालिटी की यही प्रोडक्ट मौजूद है ऑनलाइन में, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत डायग्राम, एनिमेशंस और बड़ा सारा कुछ होके, ठीक है, पास पेपर्स की धड़ाधड़ डिस्कशन और पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें है, लेकिन लोगों की ये नीड है तो हमने वो चीज़ भी दे दी। कोई बात नहीं, हम वो प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जाएंगे, हमारे आपस में झगड़े हो जाते हैं, आपस की प्रोडक्ट एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाती हैं। तो खैर, क्या अब आपको वैल्यू चेन समझ आ गया है? आपने वो सारा देख लिया है, एंड तक की सारी बातें हो गई हैं उसमें। तो ये डायग्राम को देख के नहीं दुखी होना, ये डायग्राम बेसिकली ओरिजिनल मॉडल में डायग्राम इस तरह से है, लेकिन आपने वो जो अगले सफ़े पे तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है उसको देख लेना है। तो ये 2 सफ़े अब आप लोग पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको पता है जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होता इसका टेस्ट नहीं हो रहा होता। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगला वीक एन ईद की छुट्टियों में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अब कितने दिन बाद इकट्ठे हो रहे होंगे, 12 दिन बाद इकट्ठे हो रहे होंगे। ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं, मैं MFA की बात कर रहा हूँ। हम MFA में जो है वो काफ़ी से बाद इकट्ठे हो रहे होंगे, तो कितना दुख होगा उस दिन मुझे कि अगर उस वक्त तक आपने ये सारा लिखा नहीं होगा। आज से 12 दिन बाद अगर हम मिलें और हमने चंद सफ़े पढ़े हुए हैं चैप्टर 7, 8 के मिला के, और ये मैं मानता हूँ कि ये 2 चैप्टर जान है इस पोर्शन की, तो कितना अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग लिख के आए होंगे, आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा, तैयार किया हुआ होगा, ठीक है, जुमला पॉजिटिव हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं MFA में, ईद के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।